हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रैपिड रिवीजन क्लास में, जहां पे हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट रहने वाला है 60 एमसीक्यूज का। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं इस क्लास में डिस्कस किए गए हैं, जो हमारे थिंकर्स पार्ट 1 में कवर नहीं हुए थे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 भी देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो पड़ा हुआ है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। और अब जो है हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हम 60 मोस्ट एमसीक्यूज डिस्कस किया है, जहां पे हर एक थिंकर को उसके हर एक कॉन्सेप्ट को जो है कवर करने का प्रयास किया गया है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी ई बुक जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को लेकर वो भी प्रिपेयर हो चुकी है। वो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर बाय आउट कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है। और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल गुरुजी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको जो अपडेट्स हैं वो दिए जाते हैं, और कुछ भी जो मटेरियल है वो वहां पे शेयर किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से थिंकर्स पार्ट सेकंड में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स, जो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, जो जिनके नाम पे ही जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। जो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है वो सिर्फ कार्ल मार्क्स से उस पे इंपॉर्टेंट थिंकर नहीं है, उसके अलावा और भी जो थिंकर है जिनकी कंट्रीब्यूशन रही है मार्क्सिज्म को लेकर, लेकिन बहुत ज्यादा जो अधिकतम जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्ल मार्क्स की रहती है, और उनके फ्रेंड जैसे एंजल उनके टाइम पर। उसके बाद जो लेनिन है वो इसको जो है मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके साथ साथ ग्राम्सकी जो है ये भी एक नियो मार्क्सिज्म के साथ बिलोंग करने वाले थिंकर है। और माओ जुडोंग जो है, और उसके बाद वो चाइना में इम्प्लीमेंट करते हैं। और हीगल जो है वो आइडियलिस्ट थिंकर थे, आइडियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं। और देन इम्मानुएल कांत। इन सभी थिंकर्स को, 6 थिंकर्स को हम जो है इनके ऊपर 60 एमसीक्यूज को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ वीडियो के अंत तक। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वो रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चलिए देखते हैं वन बाय वन करके हर एक थिंकर्स को, और उसके जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जितने भी सवाल इस सेट में रहने वाले हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे। और मैंने कोशिश की है कि जहां पे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से उस थिंकर के कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किया जाए, ना कि सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाए, ताकि आपकी एक रिवीजन हो सके। चलिए सबसे पहले कार्ल मार्क्स को देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कार्ल मार्क्स कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो कंसेप्ट है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, याद रखिए। इसके विपरीत जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, वो भी इनके द्वारा दिया गया। जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है इसका क्या मतलब है, चलिए राइट आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। हिस्ट्री डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मीनिंग क्या है कि जो हिस्ट्री को डिटरमाइन, इतिहास को कौन डिटरमाइन करता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ना, वो एक्सप्लेन करता है हिस्ट्री को एज अ प्रोसेस ड्रिवन बाय मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशन। जितना भी हमारा इतिहास है ना, अगर आप इतिहास में जाके देखोगे तो जो भी उसको ड्राइव कर रहा है वो उसके पीछे फोर्स कौन सी है? इकोनॉमिक कंडीशंस है, ना कि रिलीजन है, ना मॉरलिटी है, ना आइडियाज है, जैसा कि हीगल कहते हैं के उलट। और कार्ल मार्क्स जो है वो इतिहास को कुछ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद स्लेव सोसाइटी आती है, देन फ्यूडलिज्म, देन कैपिटलिज्म, देन सोशलिज्म, और उसके बाद जो है कम्युनिज्म आएगा। तो मार्क्स जो है एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे। ये उनके एक यूटोपियन आइडिया था। लेकिन जो हिस्ट्री में वो देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर, वहां पे कहते हैं कि जब इंसान का इतिहास स्टार्ट होता है वहां पे प्रिमिटिव कम्युनिज्म होता है, वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, स्लेव और मास्टर जो दो कैटेगरी में क्लास जो है डिवाइड हो जाती है, उसको स्लेव सोसाइटी कहते हैं। उसके बाद जो है जैसे ये एक कृषि का जो एग्रीकल्चर जो है वो कंसेप्ट आता है, तो वहां पे फ्यूडलिज्म का डेवलप होता है। लैंडलॉर्ड्स और फीजेंट्स हो गया, उनका जो है एक दो क्लास में सोसाइटी बढ़ जाती है। उसके बाद जो है कैपिटलिज्म, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा उसके बाद क्या होता है, वर्जुअसिस और प्रोलेटरिएट क्लास में जो है सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। और उसके बाद जो है मार्क्स कहते हैं कि जब प्रोलेटरिएट की रेवोल्यूशन होगी और वो सत्ता को अपने हाथ में लेंगे, तो तब जो है वो सोशलिज्म आएगा, स्टेट में उनका कंट्रोल होगा, मेजोरिटी का रूल होगा।
और इसको धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे सोशलिज्म जो है कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे वो यूटोपियन है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि स्टेट की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि स्टेट को वो एक एक्सप्लॉयटेटिव का एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। चलिए देखिए, द मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें लेबर आ गई और प्लस जो अदर रिसोर्सेज है ना, वो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। उसके बाद रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, उस सोसाइटी में प्रोडक्शन के बीच में जो रिलेशंस कैसा होगा, जैसे स्लेव ओइंग सोसाइटी हो गया, फिडलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन ही तो इस जो सोसाइटी का कैसा होगी सोसाइटी, उसको ये डिटरमाइन करता है। कौन? इकोनॉमिक कंडीशंस, ना कि ला पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। दिस कंसेप्ट इज सेंट्रल टू मार्क्स इंटायर फिलोसफी। ये मार्क्स की इंटायर फिलोसफी है। कौन सा? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, distinct him from idealistic thinker like Hegel। ये आइडियलिस्टिक थिंकर हीगल को उससे अलग बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन मार्क्स थ्योरी द बर्जुइस रेफर टू, जो बर्जुइस क्लास है उसको क्या? द वर्किंग क्लास, द कैपिटलिस्ट क्लास दैट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल लैंडलॉर्ड, या फिर डी द स्टेट मशीनरी। तो चलिए इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। यहाँ पे सवाल के माध्यम से ये मोटिव है हमारा कि हम आपको जो है ना, जो कंसेप्ट है उसको आपको क्लियर करवाएं, ताकि आपके माइंड में जो है वो लंबे समय तक आपको याद रहे, और एग्जाम में अगर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली क्रैक कर पाओ। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को मुश्किल बनाना है तो डिफरेंट थिंकर्स के आइडियाज को क्लब करके मैच द फॉलोइंग में डाल दीजिए, उसको असर्शन रीजन में डाल दीजिए, या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप जो है एग्जाम में ये मैच द फॉलोइंग या जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे ना, जिनकी वर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट होगी, वो आप इजीली करके आओगे। लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। वजह क्लास, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। द कैपिटलिस्ट क्लास दैट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पास, देखिए सोसाइटी में क्या है, दो प्रकार की क्लासेस की बात करते हैं। एक बर्जुइस क्लास जिसको कैपिटलिस्ट कहते हैं, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जो फैक्ट्रीज, लैंड, मशीनरी, जिनके पास ये रिसोर्सेज होंगे, जो इसको कंट्रोल कर रहे होंगे, उसको बर्जुइस क्लास कहते हैं। जिसको, और इसके बाद दूसरी क्लास जो है वो प्रोलेटरेट होंगे, जो वर्कर होंगे, जो अपनी लेबर को सेल करेंगे मार्केट में और अपनी वेजेस को अर्न करेंगे, सब्सटेंसिव वेजेस, इतनी उनको वेजेस दी जाएंगी जितनी से वो अपना डे टू डे जो गुजारा है वो कर सके। उसके अलावा जो बाकी प्रॉफिट है वो ये बर्जुइस क्लास अपने पास रखती है, और इस कारण से जो है गैप बढ़ता जाता है। वो सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट देते हैं कार्ल मार्क्स। दिस क्लास डिवीजन क्रिएट्स क्लास स्ट्रगल, इससे क्लास स्ट्रगल बढ़ेगा, क्योंकि जब दोनों क्लासेस में गैप बढ़ेगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे। विच इज द इंजन ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री का इंजन है, जो उसको ड्राइव करता है। बर्जुइस एक्सप्लॉइट सरप्लस वैल्यू, जो भी अभी सरप्लस वैल्यू का मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना, जो भी अनपेड लेबर जो होती है ना, जो वर्कर्स को नहीं दी जाती। देखिए कुछ ऐसा, जब वर्कर्स कोई काम करता है, मान के चलिए एक उसने एक किसी बॉक्स को या फिर प्रोड्यूस किया, या फिर कोई भी एग्जांपल के तौर पर कोई आइटम प्रोड्यूस की, और उस आइटम की वैल्यू जो है 100 रुपीज है एक्चुअल में, लेकिन उसको लेबरर को जो पे किया जाता है ओनली 20 रुपीज। तो जो 80 रुपीज है ना बीच का गैप, वो कौन रख रहा है? वो जो बर्जुइस क्लास है, जो वो अपने पास रख रही है। तो इससे जो है वो, इसको ही सरप्लस वैल्यू कहते हैं, जनरेटेड बाय द वर्कर, जो वर्कर्स के द्वारा सरप्लस वैल्यू जनरेट की जाती है, लीडिंग टू एलिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसी सरप्लस वैल्यू के कारण जो है, जो लेबरर का क्या होता है, एलिनेशन होता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है। एलिनेशन थ्योरी क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एलिनेशन इन मार्क्सिस्ट थॉट, मार्क्सिस्ट थॉट में एलिनेशन क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से आंसर दीजिए। चलिए राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। वर्कर लॉज ऑफ कंट्रोल ओवर लेबर्स एंड इट्स प्रोडक्ट अंडर कैपिटलिज्म। एलिनेशन का मतलब होता है किसी को वंचित रखना, उस किसी चीज से अलग रखना, उसको एलिनेशन कहते हैं। तो वर्कर को किससे अलग रखा जाता है? आइए देखते हैं कितने प्रकार के एलिनेशन की बात करते हैं।
इन इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, देखिए जो भी थिंकर्स की इंपॉर्टेंट वर्क्स है ना, वो मैंने कोशिश किया या तो एमसीक्यूज में कवर हो जाए, नहीं कवर हुआ तो उसको जो है एक्सप्लेनेशंस में कवर किया गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि हर एक फैक्ट्स को लेकर या फिर हर एक कंसेप्ट को लेकर अगर मैं बनाने जाऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए मेरा कोशिश रहा है आपका रिवीजन भी हो जाए और एमसीक्यूज भी कम से कम फ्रेम हो। इन इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ये उनकी किताब है 1844 में, जहां पे मार्क्स जो है एलिनेशंस की थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, एलिनेशंस की थ्योरी मार्क्स के द्वारा उनके किस राइटिंग्स में दी गई है। तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में चलिए, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, पहले तो जो कार्ल मार्क्स कहते हैं एलिनेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो जो लेबरर है उसको उसके अपने प्रोडक्ट से ही वंचित रखा जाता है। वर्कर्स डोंट ओन व्हाट दे प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मान के चलिए एक फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री है किसकी, एक कप सेट की फैक्ट्री है, ठीक है। तो वहां पे जो कप बनाए जा रहे हैं वो वर्कर्स, जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हो गए, वो ऐसा नहीं है कि जो वो बना रहे हैं वो अपने पास रख सकते हैं, नहीं, उनके पास अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो उनको कौन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो उनके मालिक हैं। तो उनका उन पे कंट्रोल नहीं है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, उनको अपने प्रोडक्ट से वंचित रखा। पहले एलिनेट किया जाता है फ्रॉम प्रोसेस, जो भी वो जिस प्रोसेस से वो बनाएंगे ना, जिस चीज को तैयार करेंगे, ये उनके द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता, ये उनके ऑनर्स के द्वारा डिसाइड किया। वर्कर इज फोर्स एंड रिपीटेटिव, वर्कर्स को फोर्स किया जाता है टू सेल देयर लेबर इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड बाय देयर ऑनर्स, जो भी उनके ऑनर्स के द्वारा डिसाइड की जाती है टर्म्स एंड कंडीशन, उनके बेसिस पे वो सेल करें। एंड द रिपीटेटिव, जो भी प्रोसेस है वो रिपीटेटिव नेचर है, वो अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं दिखा सकते, कुछ नया प्रोड्यूस करना चाहे, किसी, मान के चलिए अगर कैप का सेट डिजाइन करना है तो कोई उनके दिमाग में आइडिया कि हम ऐसा प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो है उसी हिसाब से उस फैक्ट्री की जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्क करना होगा, ठीक है। पहले तो उनके प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट से वंचित किया, फिर उसके बाद उसकी जो प्रोसेस है उससे भी वंचित किया, और फ्रॉम स्पीशीज बीइंग ह्यूमन एसेंस, जो ह्यूमन का ट्रू नेचर है ना, वर्क शुड बी क्रिएटिव बट कैपिटलिस्ट रिड्यूस इट टू सर्वाइवल, जो उनका क्रिएटिव नेचर है वो भी खत्म हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, मतलब सब्सटेंसिव वेजेस के लिए कवर करते हैं। और उसके बाद जो है, पहले देखिए अपने प्रोडक्ट से, अपनी प्रोसेस से, और जो ह्यूमन की ट्रू नेचर है उससे भी अलग कर दिया, और इससे आगे बढ़कर जो है फ्रॉम अदर फेलो मैन्स, जो उनके अदर दूसरे साथी है ना, उनसे भी अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया, देखिए अगर वर्कर्स, कोई फैक्ट्री है वहां पे काम कर रहे हैं, मिस्त्री हैं, तो उनमें भी तो कंपटीशन होगा, जो बेटर रिजल्ट देगा कंपनी उसी को ज्यादा इंसेंटिव देगी, उसी को अपनी कंपनी में जॉब देगी, ऐसा हर कंपनी में होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बीच में ही, अपने साथियों के बीच में ही जो है कंपटीशन हो गया, ना कि कॉपरेशन है। तो ये कैपिटलिज्म जो है कंपटीशन को बढ़ावा देती है। तो ये 4 प्रकार के एलिनेशंस की बात करते हैं। आई होप एलिनेशंस की थ्योरी यहाँ पे 4 पॉइंट्स में आपको कवर हो चुकी होगी, फ्रॉम हिज प्रोडक्ट, फ्रॉम प्रोसेस, फ्रॉम हिज ह्यूमन नेचर एंड फ्रॉम अदर वर्कर्स। तो ये थी एलिनेशंस की थ्योरी। एलिनेशंस बोथ इकोनॉमिक एंड एग्जिस्टेंशियल, यहाँ पे उसको वंचित रखा जाता है इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पर भी, और उसकी जो अस्तित्व है उसको लेकर भी जो है उसको वंचित रखा जाता है। शोइंग हाउ कैपिटलिज्म डिह्यूमनाइज लेबरर्स, कैसे जो लेबरर को डिह्यूमनाइज किया जाता है, ये यहाँ पे एलिनेशंस की थ्योरी के माध्यम से हम देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज को-ऑथर्ड बाय मार्क्स एंड एंजल टू प्रेजेंट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए को-ऑथर्ड, जो दोनों ने मिलकर जो डेवलप किया है, इनमें से कौन सी राइटिंग है, चलिए बताइए। को डेवलप बाय मार्क्स एंड एंजल्स, जहां पे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को प्रमोट करते हैं। तो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो है वो सही रहने वाला। मैंने कल कमेंट सेक्शन में एक कमेंट्स पढ़ा था कि वीडियो जो है उसमें ऑप्शंस जो है वो अच्छे से पढ़े नहीं जा रहे, तो जिनको अभी मालूम नहीं है ना, वो वीडियो को बता दो कि वीडियो की क्वालिटीज को एनहेंस कीजिए। यहाँ पे हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही रहने वाला है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है को-ऑथर्ड बाय मार्क्स एंड एंजल के द्वारा की जाती है, जहां पे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को डिस्कस करते हैं, और ये पब्लिश होती है 1848 में, जहां पे मोस्ट फेमस पॉलिटिकल पॉम्पलेट माना जाता है। यहाँ पे की स्लोगन दिया जाता है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड
यूनाइट। वर्कर्स को एक अपील की जाती है कि वो क्या हो जाए, यूनाइट हो जाए और जो बर्गियस क्लास है इसको हटाया जाए जो हमारा एक्सप्लॉयटेशंस कर रही है। इट प्रेडिक्टेड द इनएविटेबल डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म एंड राइज ऑफ प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशंस। ये प्रोलेटरिएट जो रेवोल्यूशंस है उसको जन्म देती है और इससे जो है कैपिटलिज्म का जो है एक काफी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। हालांकि रियलिटी में तो ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट विदर्ड होगी, मतलब विदर अवे होगी, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो मार्क्स के आइडियाज हैं उन्होंने कम्युनिस्ट जो विचार रखने वाले लोगों को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और इसी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर रेवोल्यूशंस डेवलप हुई और जो धीरे धीरे जो है कैपिटलिज्म का जो है डाउनफॉल आया और सोशलिज्म का जन्म हुआ और उसके बाद जो है कम्युनिज्म वगैरह जो दूसरी आइडियोलॉजीज है पूर्ण रूप से जैसा मार्क्स ने सोचा ऐसा तो नहीं इम्प्लीमेंट हो सका, लेकिन काफी ज्यादा प्रभाव रहा और इससे काफी ज्यादा लिबर्टी, इक्वालिटी जो जो इसके कोर आइडियाज है, फ्रेटर्निटी, इनकी बात की जाती है। इनको आइडियाज को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। ये आप रशियन रेवोल्यूशंस इनमें देखोगे। चलो उनके अदर वर्क्स देख लेते हैं, जैसे दास कैपिटल 1867। उसके बाद जर्मन आइडियोलॉजी जहां पे वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट देते हैं और उसके बाद जो है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम जहां पे वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म आइडियोलॉजीज को एनालाइज करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। एक हमने पहले भी इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस किया, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो किसको लेकर थी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लेकर थी। अभी हमने किसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा, दास कैपिटल पढ़ लिया, जर्मन आइडियोलॉजी और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। इन्हीं वर्क्स को जो है मैच द फॉलोइंग या फिर चार ऑप्शन में तीन जो है कार्ल मार्क्स के दे देंगे और एक अलग से किसी थिंकर्स की दे देंगे। तो वहां पे पूछा जाएगा कि ये बुक किसने कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई, तो तब आप तब फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको तीनों बुक मालूम है। तो यहाँ पे आपकी एक रिवीजन हो रही है कि उनकी राइटिंग्स कौन कौन सी थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं किस लेवल पे जाकर जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहता हूं और एमसीक्यूज के माध्यम से ही आपकी एक रिवीजन हो जाए और जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है वो क्लियर भी हो जाए। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मार्क्स दास कैपिटल, जो मार्क्स की जो दास कैपिटल राइटिंग्स है उसका सेंट्रल थीम क्या था? द क्रिटिक ऑफ रिलीजन, एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन एंड सरप्लस वैल्यू, ब्लूप्रिंट फॉर सोशलिज्म या फिर पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो चलिए राइट आंसर बताइए क्या होने वाला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला, एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन एंड सरप्लस वैल्यू। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। दास कैपिटल जो एक्सप्लोर करती है हाउ कैपिटलिज्म एक्सप्लोर लेबर्स, लेबर का कैसे एक्सप्लोइटेशन होता है थ्रू सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू का कांसेप्ट तो आप समझ चुके होंगे, वैल्यू क्रिएटेड बाय लेबरर माइनस वैल्यूज पेड टू द लेबरर। मतलब जो भी वैल्यूज क्रिएट की जाती है एक लेबरर के द्वारा उसको उसमें से आपको माइनस कर लिया जो भी उसको पेड किया जाता है, तो जो अनपेड लेबर है उसी को ही तो हम सरप्लस वैल्यू कहते हैं। दिस एक्सप्लॉयटेशन लीड टू प्रॉफिट एक्युमुलेशन, इससे इस एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा, प्रॉफिट एक्युमुलेशन होगा और कैपिटल कंसंट्रेशन होगा और इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। मार्क्स प्रेडिक्टेड कैपिटलिज्म इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस लाइक क्राइसिस, फॉलिंग प्रॉफिट्स रेट्स वुड लीड टू द इट्स कोलैप्शंस। जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है वही कारण बनेंगी जो कैपिटलिज्म का पतन होने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट डिड मार्क्स अडॉप्टेड एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीगल्स, जो हीगल से लिया गया उनसे काफी ज्यादा प्रभावित है। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। डायलेक्टिक का जो कंसेप्ट है, डायलेक्टिक का क्या मतलब है आइए समझते हैं। हीगल यूज डायलेक्टिक एज एन आइडियलिस्टिक प्रोसेस ऑफ आइडियाज। डायलेक्टिक का मतलब होता है बातचीत, बातचीत से किसी नई नॉलेज को, नई थ्योरी को प्रोड्यूस करना, उसको डायलेक्टिक्स कहते हैं। ये हमारे एंशंट ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर सुकरात से चला हुआ कंसेप्ट है। सुकरात ने बाद में उनके शिष्य जो है प्लेटो उसको यूज करते हैं काफी ज्यादा, डायलेक्टिकल कंसेप्ट को, मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हीगल हमारे कर रहे हैं और ये कहते हैं कि आइडियलिस्टिक प्रोसेस ऑफ आइडियाज को बेस मानते हैं और यहाँ पे थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, एक आइडिया है और उसके विपरीत कोई आइडिया डेवलप होगा समाज में और जब वो दोनों का कंट्राडिक्शन होगा तो इससे एक नई चीज उत्पन्न होगी, उसको सिंथेसिस कहा जाएगा। नई नॉलेज, नई थ्योरी प्रोड्यूस होती है, उसको सिंथेसिस कहते हैं। मतलब इसका बेस जो है वो आइडियाज रहने वाले हैं। मार्क्स टर्न इनटू डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म
हीगल हमारे डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। मैटर इज द इसेंस ऑफ द मैटर इज द इसेंस, मतलब जो बेस है वो क्यों रहने वाला, मैटर रहने वाली है। वेयर मटेरियल कंडीशन नॉट आइडियाज ड्राइव चेंज, जो भी चेंजेस हो रही है वहां पे मार्क्स कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पे हीगल कह रहे हैं कि आइडियाज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो ड्राइव करते हैं सोसाइटी में। हिस्ट्री इज ड्रिवन बाय आइडियाज नॉट मैटर, ये से हीगल कह रहे हैं। हेंस मार्क्स हैड हीगल्स डायलेक्टिकल स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड, आई टर्न्ड इट ऑन इट्स फीट। जो हीगल का डायलेक्टिक्स है वो अपने सिर के बल जो है खड़ा है, जबकि मैंने उसको उल्टा करके उसके अपने पांव पे जो है उसको खड़ा किया, मतलब उसी का ही उलट किया है, कुछ और नहीं है, बस उसी का उल्टा है। दिस मैथड हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ कंट्राडिक्शन विद इन इकोनॉमिक सिस्टम ड्राइव हिस्ट्री फॉरवर्ड, कैसे जो है हिस्ट्री को ड्राइव किया जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द स्टेट अंडर कैपिटलिज्म फंक्शन एज अ, स्टेट का क्या फंक्शन है अंडर कैपिटलिज्म, चलिए बताइए। स्टेट को लेकर क्या विचार थे मार्क्स के, आइए समझते हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन बाय बर्गर्स, बर्गर्स क्लास जो है वो उनके लिए जो स्टेट है एक इंस्ट्रूमेंट है मेक डोमिनेशन, अपने डोमिनेशन वर्चस्व अस्तित्व बनाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं स्टेट को। मार्क्स saw द स्टेट एज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, जो स्टेट है वो सिर्फ रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को शो करती है। फेमस लाइन, उनकी एक फेमस लाइन है जो उनकी स्टेट के आइडियाज को डिफाइन करती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। द एग्जीक्यूटिव ऑफ द मॉडर्न स्टेट इज बट अ कमेटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर ऑफ द बर्जुअस। जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना, मतलब जो गवर्नमेंट है या फिर जो सरकार है, वो क्या है, एक कमेटी की तरह है। वो क्या कर रही है, मैनेज कर रही है कॉमन अफेयर्स, जितने भी उसके द्वारा जो कॉमन अफेयर्स, जो पॉलिसीज डिसीजन वगैरह बनाए जा रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द बर्जुअस क्लास, जो बर्जुअस क्लास है उसके इंटरेस्ट में ये डिसीजंस लिए जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये कमेटी की तरह है स्टेट। चलिए, Thus the state is not natural, स्टेट नेचुरल नहीं है, इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, इसलिए स्टेट जो है नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन जो बर्जुअस क्लास है उसी के द्वारा एक बनाएगी कॉमन कमेटी है। ट्रू इमेंसिपेशन रिक्वायर्स अ विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, सबका उधार, मतलब जो कहने का मतलब है जब प्रोलेटरिएट जो वर्कर क्लास है उसका इमेंसिपेशन, उसका एम्पावरमेंट तब होगा जब स्टेट का विदरिंग अवे होगा, स्टेट जो है खत्म होगा, उसका पतन होगा आफ्टर प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशन, प्रोलेटरिएट की रेवोल्यूशन के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। द कंसेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट इन द मार्क्सिज्म मीन्स, जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट का कंसेप्ट है ना, ये क्या मतलब है इसका मार्क्सिज्म में, चलिए बताइए कौन सा सही रहने वाला है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला। टेम्परेरी क्लास रूल ऑफ वर्कर्स टू सप्रेस द बर्जुअस एंड ट्रांजिशन टू कम्युनिज्म। चलिए आइए समझते हैं। आफ्टर कैपिटलिज्म कोलैप्स मार्क्स सुजेस्ट अ ट्रांजिशनल फेज। मार्क्स पहले तो देखिए ना, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते आगे, तो जब कैपिटलिज्म कोलैप्स हो जाएगा, क्यों कोलैप्स होगा, बिटवीन द कंट्राडिक्शंस ऑफ द बर्जुअस एंड द प्रोलेटरिएट क्लास, गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इस कारण जो है वो क्या होगा, एक कोलैप्स आएगा कैपिटलिज्म में। मार्क्स जैसा यहाँ पे ट्रांजिशनल फेस आएगा, जहां पे क्या करेंगे, वर्कर्स कैप्चर पॉलिटिकल पावर। वर्कर्स जो है, ये अभी ऐसा रियलिटी में नहीं है, ये उनके विचार थे। वर्कर्स जो क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे पॉलिटिकल पावर को, और उसके बाद जो है सुप्रेस कैपिटलिस्ट रेजिस्टेंस, जो कैपिटलिस्ट का जो तरफ से जो रेजिस्टेंस आएगा उसको दबा लेंगे, क्योंकि उनकी मेजोरिटी होगी और पावर उनके हाथ में आ जाएगी। और बिल्ड कंडीशंस फॉर क्लासलेस सोसाइटी, जहां पे एक क्लासलेस सोसाइटी की और कंडीशंस को बिल्ड करेंगे। पहले सोशलिज्म आएगा और धीरे धीरे, क्योंकि सोशलिज्म में क्या होगा, इक्वालिटी को लाने का प्रयास किया जाएगा, और जो
कंट्रोल है वो मार्क्सिस्ट के हाथ में आ जाएगा। मार्क्सिस्ट मार्क्स मानते हैं, मार्क्सिस्ट किसको मानते हैं? अगर प्रोलेटेरिएट के हाथ में पावर्स आएगी तो उसको वो मार्क्सिस्ट कहते हैं। तो वहां से क्या होगा, जो स्टेट जो है, जो वो प्रोलेटेरिएट के द्वारा जो चलाई गई सरकार है, वो डिसीजन जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास लेगी। और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो कन्वर्ट टू द सोशलिज्म, कन्वर्ट इनटू द कम्युनिज्म, कम्युनिज्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट डिक्टेटरशिप इन ऑटोक्रेटिक सेंस, ये ऑटोक्रेटिक सेंस में डिक्टेटरशिप नहीं है, बट द रूल ऑफ द मेजोरिटी। वो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को क्या मानते हैं? रूल बाय द मेजोरिटी, इसलिए वो डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता। यहां पे मार्क्स को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अल्टीमेटली द स्टेट विल विदर अवे, स्टेट का डिस्ट्रॉय हो जाएगा व्हेन क्लास एंटागोनिज्म डिसअपीयर लीडिंग टू कम्युनिज्म। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज इनमें से नहीं है? आपको राइट आंसर चूज करना। तो चलिए बताइए, राइट आंसर को होगा कौन सा? आपको स्टेज जो है नहीं है मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक हमने ऐसा डिस्कशन किया था एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए बताइए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला है। लिबरल डेमोक्रेसी करके मार्क्स की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को लेकर जो थ्योरी है, वहां पे लिबरल डेमोक्रेसी नहीं आता, बाकी जो है तीनों आते हैं। तो चलिए देखते हैं मार्क्स के जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देख लेते हैं। अगर सोसाइटी, पहले प्रिमिटिव कम्युनिटी सोसाइटी होगी, फिर स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडल सोसाइटी, उसके बाद जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, देन सोशलिस्ट सोसाइटी, एंड देन उसके बाद जो है सोशलिज्म जो है वो कम्युनिज्म में कन्वर्ट होगा जब स्टेट का पतन हो जाएगा। लिबरल डेमोक्रेसी इज नॉट अ स्टेज बट अ पॉलिटिकल फॉर्म विद इन कैपिटलिज्म। ये पॉलिटिकल फॉर्म है विद इन द कैपिटलिज्म सिस्टम्स। मार्क्स क्रिटिसाइज लिबरल डेमोक्रेसी और वर्जिस डेमोक्रेसी वेयर पॉलिटिकल इक्वालिटी हाइड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कैसा क्या कहते हैं? मार्क्स जो है क्रिटिसाइज करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी को, क्योंकि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पे जो है ना, वर्जियस क्लासेस जो है वो क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल पावर्स को पूरा मिसयूज कर रहे हैं इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। और जो पॉलिटिकल इक्वालिटी वो दी जा रही है, जैसे सबको वोट डालने का हक है, और उसी पॉलिटिकल इक्वालिटी या फिर अदर जो राइट्स दिए जा रहे हैं, उसी राइट पॉलिटिकल इक्वालिटी के पीछे जो है वो इन इक्वालिटी को जो है वो पॉलिसीज लाकर जो है एक तरफ से जो है उसको अपने क्वायर करके रखा, उसके पीछे छुपा दिया किसको? पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को पॉलिटिकल इक्वालिटीज के सामने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन मार्क्स अल्टीमेट विजन ऑफ कम्युनिज्म। मार्क्स का अल्टीमेट विजन क्या था कम्युनिज्म को लेकर? तो कम्युनिज्म में क्या होगा? राइट आंसर चुनिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला। क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉमन ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जहां पे क्लासलेस होनी चाहिए, कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, कोई स्टेट नहीं का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, और जहां पे कॉमन ऑनरशिप होनी चाहिए किसकी? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। चलिए आइए देखते हैं। मार्क्स का जो कम्युनिज्म है ना, इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का एंड है। नो मोर क्लास स्ट्रगल, यहाँ पे इसके बाद कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होगी, क्योंकि क्लास का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। फीचर्स क्या है कम्युनिज्म के? क्लासलेस सोसाइटी होगी, जहां पे कोई बर्गुजर्स क्लास नहीं होगी, कोई प्रोलेटेरिएट क्लास नहीं होगी, जहां पे स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, और जहां पे एक उनकी इंपॉर्टेंट स्लोगन भी है, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। हर एक व्यक्ति को उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता के आधार पर दिया जाएगा, और और जो उसकी जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको दिया जाएगा। हर एक व्यक्ति को मतलब एक समान इक्वालिटी यहाँ पे लाई जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट से डिफाइन होता है। ये एग्जाम में काफी बार जो है पीवाईक्यूज में पूछी गई है। तो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, तो ये याद रखिए। इट डिफर फ्रॉम सोशलिज्म, ये सोशलिज्म से अलग है। विच इज अ ट्रांजिशनल स्टेज, सोशलिज्म एक ट्रांजिशनल स्टेट है विद प्रोलेटेरिएट रूल। यहाँ पे प्रोलेटेरिएट का रूल होगा। चलिए नेक्स्ट थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर लेनिन को हम कवर करने जा रहे हैं। तो लेनिन के जितने भी कंसेप्ट हैं आइए समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। लेनिन मेजर थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन टू मार्क्सिज्म इज नोन एज। जो मार्क्सिज्म में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, चलिए देखिए।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को, मतलब मार्क्सिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन लाके ना उस आइडियोलॉजी में, तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के जो उनके विचार है उसको जाना जाता है, इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या है? इज अ लेनिन एडॉप्टेशन ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी। वो मार्क्सिस्ट थ्योरी को अडॉप्ट करते हैं तो द कंडीशन ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। मार्क्स जो है वो अपनी जो आइडियोलॉजीज है उनको कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करके वो अपने कंसेप्ट को एनालाइज करते हैं, वो अपने विचार देते हैं। लेकिन लेनिन जो है वो जो सेमी फ्यूडल और अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है लाइक रशिया, वहां पे उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करके देखते हैं और अपनी थ्योरी को देते हैं। तो मार्क्स जो है ना वो सेमी फ्यूडल और अंडर डेवलप्ड सोसाइटी की बात नहीं करते हैं। तो वहां पे कैसे इस कम्युनिज्म को लाया जा सके, कैसे इस आइडियोलॉजीज को, मार्क्सिज्म को इंप्लीमेंट किया जा सके, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं कौन? लेनिन। तो इसको मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कहा जाता है। रोल ऑफ द वेनगार्ड पार्टी, यहां पे एक वेनगार्ड पार्टी का कंसेप्ट देते हैं। वेनगार्ड पार्टी क्या होगी? जो वर्कर्स के द्वारा रन की जाएगी और उनकी जो भी वर्कर्स के इंटरेस्ट है उनको फुलफिल किया जाएगा। स्ट्रेटजी ऑफ रेवोल्यूशन इन लेस डेवलप्ड कैपिटलिस्ट स्टेट्स, ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या है? स्ट्रेटजी है ऑफ रेवोल्यूशन की इन लेस डेवलप्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो अभी अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। इंपीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये उनकी फेमस कोटेशन है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट चांसेस है यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। इंपीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज, मतलब जो साम्राज्यवाद है ये आखिरी सीढ़ी है किसकी? कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की। मार्क्सिस्ट थ्योरी बिफोर लेनिन emphasized revolution in advanced capitalist societies, but Lenin applied it to Russia। जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो रेवोल्यूशन को एम्फेसाइज करती है सिर्फ और सिर्फ एडवांस सिविल सोसाइटीज में, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में, जबकि लेनिन जो है वो अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज जैसे रशिया में इसको इंप्लीमेंट कराते हैं। फिर इसको और विस्तार, इसको और एक्सपेंशन मिलती है किसको? मार्क्सिज्म को। अकॉर्डिंग टू लेनिन, मतलब मार्क्स के जो आइडियल है उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करते हैं लेनिन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेनिन, विच क्लास शुड लीड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है उसको कौन लीड करेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। प्रोलिटरेट अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। जो प्रोलिटरेट है, जो वर्कर क्लास है, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में वो इसको क्या करेंगे? लीड करेंगे। लेनिन इंफेसाइज करते हैं डिसिप्लिन, सेंट्रलाइज एंड कम्युनिस्ट पार्टी। वो कम्युनिस्ट पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को ही वो वेनगार्ड कहते हैं। टू द प्रोलेटरेट, मतलब वो प्रोलेटरेट के जो इंटरेस्ट है उनको फुलफिल करेगी, उनको उनका प्रोटेक्शन करेगी। कौन? जो वेनगार्ड, वेनगार्ड पार्टी है। वर्कर्स अलॉन थ्रू ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस वुड फाइट ओनली फॉर बेटर वेजेस कंडीशन, नॉट फॉर रेवोल्यूशंस। जब तक वर्कर्स में ये कॉन्शियसनेस, ये समझ नहीं होगी ट्रेड यूनियंस को लेकर, उनकी जो नॉलेज एनहेंस नहीं होगी, और उन्हीं में से जो लोग निकल कर जो इंटेलेक्चुअल हैं वो सामने आएंगे और उस पार्टी को रन करेंगे, तो तब तक जो है उनकी कंडीशंस में कोई सुधार नहीं आ सकता, चाहे वो रेवोल्यूशन ही क्यों ना हो जाए। Hence, a vanguard party inject revolutionary consciousness into the working class। जो भी क्रांतिकारी जो विचार हैं उन वो इनकुलकेट किए जाते हैं इस वेनगार्ड पार्टी के थ्रू इन द वर्किंग क्लास। दिस वाज आउटलाइन इन हिज फेमस वर्क व्हाट इज टू बी डन। क्या करना है? रेवोल्यूशनरीज को तैयार करना, उनमें कॉन्शियसनेस को डेवलप करना, ऐसी जो विचार हैं वो अपने देते हैं अपनी राइटिंग्स। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना होगा, किसको ये सुजेस्ट करते हैं? वर्कर्स को। 1902 में ये लिखी जाती है, उनका फेमस वर्क है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इन लेनिन्स थ्योरी व्हाट रोल डिड द पेजेंट्री प्ले इन द रशियन रेवोल्यूशंस? रशियन रेवोल्यूशंस में पेजेंट्री का क्या रोल है? चलिए राइट आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से आंसर दीजिए। चलिए राइट आंसर बताते हैं आपको। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो वो सही रहने वाला। दे वर एलाइज ऑफ द प्रोलेटरेट इन ओवरथ्रोइंग फ्यूडल कैपिटलिस्ट फोर्सेस। कौन? पीजेंट्री। देखिए मार्क्स जो है पीजेंट्स की बात
कम ही करते हैं, वो ज्यादातर वर्कर्स की बात करें जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। यहाँ पे लेनिन जो है पीजेंट्स को भी साथ जोड़ रहे हैं, किसके साथ? प्रोलिटेट, देवर एलाइज ऑफ द प्रोलिटेट के साथ रख रहे हैं इन ओवरथ्रोइंग फ्यूडल कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मतलब फ्यूडल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो भी है, क्योंकि सेमी डेवलप कंट्रीज की बात करेंगे वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, तो हमने इंडस्ट्रियल जो बर्जियस क्लास है उसको भी खत्म करना, और फ्यूडल में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है या फिर लैंड ओनर्स है उनको भी जो है रिमूव करना। तो ये दोनों को एक साथ लाते हैं, प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन करेंगे और उनको सपोर्ट जो है पीजेंट्री प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा लेनिन कहते हैं। इन एग्रीन रशिया द पीजेंट्री फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, रशिया में जो है पीजेंट्री की मेजोरिटी थी, तो इसलिए अपने कंसेप्ट को जो है मॉडिफाई करते हैं। लेनिन रिकॉग्नाइज देयर रेवोल्यूशंस पोटेंशियल व्हेन अलाइड विद द प्रोलेटेरिएट, उनकी जो है उनको इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि अलाई होना चाहिए, मतलब एक अलायंस होना चाहिए बिटवीन द प्रोलेटेरिएट एंड द पीजेंट्स। द अलायंस प्रोलेटेरिएट क्या करेंगे? लीडरशिप करेंगे और उसके उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी पीजेंट्री। दिस मेड द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 पॉसिबल, ये 1917 की जो रेवोल्यूशन है उसको पॉसिबल बनाते हैं। अनलाइक मार्क्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रेवोल्यूशन ओनली इन द इंडस्ट्रियल नेशंस, मार्क्स कहते हैं कि रेवोल्यूशन जो है सिर्फ इंडस्ट्रियल नेशंस में होंगी, ऐसा इस कंसेप्ट को रिफाइन करके जो है रशियन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाते हैं लेनिन। चलिए 14 को देखिए, लेनिन्स इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये उनकी बुक भी है और इंपॉर्टेंट ये उनका कोट भी है। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, पहले हमने उनकी कौन सी किताब पढ़ी? व्हाट इज टू बी डन 1902। अब हम पढ़ रहे हैं इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, वो किसकी ओर आर्ग्यू करती है, उसमें क्या डिस्कस किया जाता है? राइट आंसर बताइए, एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो है वो सही है। इंपीरियलिज्म रिप्रेजेंट मोनोपोली कैपिटलिज्म एंड डिलेड रेवोल्यूशन इन एडवांस स्टेट्स। हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म का मतलब है इंपीरियलिज्म जो है रिप्रेजेंट करती है मोनोपोली कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की वहां पे मोनोपोली होगी, एंड डिलेड रेवोल्यूशन इन एडवांस स्टेट, एडवांस स्टेट में डिले का काम करेगी कौन? इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। कैसे? लेनिन एक्सप्लेन दैट, कैसे साम्राज्यवाद से डिले होगा रेवोल्यूशंस में, लेनिन इस बात को एक्सप्लेन करते हैं हम। लेनिन एक्सप्लेन दैट कैपिटलिज्म इवॉल्व इनटू मोनोपोली कैपिटलिज्म डोमिनेटेड द फाइनेंस कैपिटल कार्टेल एंड ट्रस्ट, और इसके बाद क्या होगा? कैपिटलिस्ट पावर एक्सपेंडेड अब्रॉड टू एक्सप्लॉइट कॉलोनीज फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स। देखिए कैपिटलिस्ट जो होंगे ना, वो अपने आप को, जैसे मान के चलिए ब्रिटिश साम्राज्य कितना ज्यादा एक्सपेंड हो गया, कितना ज्यादा उनके पास इंपीरियलिज्म किया उन्होंने, तो उन्होंने अपने देश के रिसोर्सेज का उनका कंट्रोल है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी कॉलोनियल कंट्री है वहां के भी रॉ मटेरियल और मार्केट के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है। तो इससे क्या होता है कि पीजेंट्स और जब वर्कर्स रेवोल्यूशन करेंगे, तो जब वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को अपने हाथ में लेंगे ना, तभी जो है रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होगी। जब देखिए वो लेबर बेचने को इनकार कर दें और उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल है उन पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर ले, तो तभी जो रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। जबकि जब उनका कंट्रोल जो है एक्सपेंड हो गया वर्ल्ड लेवल पे, तो फिर जो है इसमें थोड़ा डिले होता है, किसमें? रेवोल्यूशन में। दिस एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल डिले रेवोल्यूशन इन एडवांस कंट्रीज सिंस कैपिटल इज यूज कॉलोनियल प्रॉफिट्स, वो कॉलोनियल प्रॉफिट को यूज करने लगे ताकि वो ब्राइब दे सकें कुछ सेक्शन ऑफ द वर्कर्स को और उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड सिस्टम को बीच में रखना। तो ये उनको ब्राइब देके उन्हीं लोगों को, अपने ही लोगों को अपनों से जो है एक लड़वाना, एक कंफ्लिक्ट पैदा करना, ये जो है किया जाता है उस प्रॉफिट का यूज करके। लेबर एरिस्टोक्रेसी हो जाती है, मतलब लेबरर्स में भी कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो सरकार का पक्ष लेना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इससे जो है डिले होता है रेवोल्यूशंस में। Thus, revolution could occur first in a weak lines of capitalism, Russia colonies, not in advanced stage. और वीक लाइन का वो कंसेप्ट देते हैं, तो वीक लाइन का कंसेप्ट आई होप समझ आ चुका होगा, क्योंकि जो कॉलोनियल वर्ल्ड होने के कारण जो है जो कैपिटलिस्ट पावर है वो एक्सपेंड होती है। इससे क्या होता है कि जो रेवोल्यूशंस में डिले होता है, क्योंकि प्रॉफिट उनको अपनी कंट्री से भी आ रहा है, अपने रिसोर्सेज पे भी उनका कंट्रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है बाहर की कंट्रीज जो कॉलोनियल नेशंस है उनका भी जो है उनके ऊपर, उनके प्रॉफिट के ऊपर जो उनका एक कंट्रोल रहता है। विच स्लोगन इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद लेनिन्स अप्रैल थीसिस। अब देखिए पहले हमने व्हाट इज टू बी डन,
फिर उसके बाद इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अब उनकी किताब अप्रैल थीसिस को डिस्कस करने वाले हैं, तो यहां से आपकी उनकी राइटिंग्स भी कवर हो चुकी हैं। तो कैसे हमने एक स्मार्ट वे में जो है एक एमसीक्यूज में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है कि पूरा कंसेप्ट ही जो है एक ही एमसीक्यूज में आ जाए, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा मोटिव क्या है। चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा सही रहने वाला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत बनाया, लेकिन आपको मतलब आंसर ठीक है, लेकिन जो ऑप्शंस मेरे को देने चाहिए थे, जो आंसर सही है वो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं क्यों ऐसा सही है। जो अप्रैल थीसिस में वो कॉल क्या कहते हैं, इमीडिएट विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में से इमीडिएटली विड्रॉल करने को कहते हैं रशिया को। इसके वो पीस मेंटेन करना चाहते थे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द पीजेंट्स, मतलब ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं क्या, जो नेक्स्ट स्टेप होंगे उसको डिसाइड कर रहे हैं, उसको सुजेस्ट कर रहे हैं। लैंड टू द पीजेंट, पीजेंट्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूट की रीडिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए। एडिकेट फूड सप्लाई, ब्रेड होना चाहिए, मतलब पीस लैंड ब्रेड होना चाहिए, रोजी रोटी होनी चाहिए सबके पास। ट्रांसफर ऑफ ऑल पावर टू सोवियट्स, जो वर्कर काउंसिल है ना जिसको सोवियत कहते हैं, उनको पावर ट्रांसफर की जानी चाहिए। तो यहाँ पे पीस लैंड ब्रेड, और उसके साथ साथ जो वो क्या किसकी बात करते हैं, सोवियत वर्कर काउंसिल की बात करते हैं। दिस रेडिकल प्रोग्राम प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन होती है उसके लिए एक बेस बनाया जाता है। तो इन्हीं जो पैरामीटर्स है उसी को लेकर जो है रेवोल्यूशन आगे बढ़ती है। वर्ल्ड में पीस लाना है, अपने जो कंट्रीज है वहां पे पीस एस्टेब्लिश करना, उसके बाद जो है लैंड्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब लैंडलॉर्ड्स को हटाना है, और उसके बाद जो है एडिकेट जो है फूड सप्लाई जो है होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वर्कर्स जी काउंसिल है उसको पावर ट्रांसफर की जानी चाहिए, वो डिसीजन लेंगे वर्कर्स के बिहाफ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज लेनिन, देखिए लेनिन जो है एक पार्टी को जो है सपोर्ट करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स को, कम्युनिस्ट पार्टी जैसी वेनगार्ड पार्टी जिसको कहते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन लेनिन जो है वो किसी पार्टी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। व्हाट डज लेनिन मीन बाय कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, दो वर्ड हैं उनके द्वारा एक काफी फेमस आइडिया दिया गया है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, चलिए बताइए। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म क्या रहने वाला है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो है वो सही है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीडम इन डिस्कशंस विद यूनिटी इन एक्शंस। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का क्या मतलब है, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए फ्रीडम इन डिस्कशन विद यूनिटी इन एक्शंस। दो बातें हैं, एक तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सेंट्रलिज्म होना चाहिए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आप याद रखिए डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया है, तो लेनिन के द्वारा दिया गया। यहाँ पे तो आपके लिए इजी है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मुश्किल हो जाएगी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वर्ड के साथ इसको कंफ्यूज किया जा सकता है, साइंटिफिक सोशलिज्म के साथ। इन वर्ड्स को देखकर जो मैच द फॉलोइंग या फिर सही आंसर चुनने को बोलेंगे तो वहां पे आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। क्वेश्चंस का लेवल यही रहेगा, क्वेश्चन सही से फ्रेम होंगे, लेकिन उनका लेवल थोड़ा अलग होगा क्योंकि फाइनल एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है। ये आप याद रखिए कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो लेनिन के एक प्रिंसिपल ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का है, उसकी उनकी पार्टी की जो कोर वैल्यूज हैं जिसको कहते हैं वो उसमें से है डेमोक्रेटिक, मतलब इंटरनल डेमोक्रेटिक डिबेट होनी चाहिए। मतलब पार्टी में जो है जिसको सोवियत कहते हैं या फिर वर्कर्स काउंसिल कहते हैं, उनमें क्या होना चाहिए कि इंटरनल डिबेट डिस्कशन, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए पार्टी के बीच में ही, ऐसा वो कहते हैं। वहां पे डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, और जब डिसीजन ले लिए जाएं उस काउंसिल्स के द्वारा, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आए वहां पे सेंट्रलिज्म होना चाहिए। सेंट्रलिज्म इन एक्शंस, जब एक बार डिसीजन ले गया तो उसको सही से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए और सही से फॉलो किया जाना चाहिए। ऑल मेंबर मस्ट फॉलो, सभी मेंबर्स उसको फॉलो करेंगे, कोई आनाकानी नहीं करेगा। एंश्योर पार्टी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, पार्टी में यूनिटी और डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए एक तरफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेंट्रलिज्म की बात कर रहे हैं, दोनों
एक अपोजिट कंसेप्ट आज के टाइम में दिखते हैं, लेकिन वो इसको कॉम्बिनेशन करने की, क्योंकि डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए, उस डेमोक्रेसी के इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, सॉरी इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके सही पर्पस को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें सेंट्रलिज्म का सहारा लेना जरूरी होता है, ऐसा लेनिन कहते हैं। बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी फंक्शन इन यूएसएसआर एंड लेटर मार्क्सिस्ट स्टेट्स बिकेम द फाउंडेशन। ये फाउंडेशन था किसका? डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म कम्युनिस्ट पार्टी का। चलिए 17 को डिस्कस कीजिए, सॉरी डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेनिन द स्टेट इन अ क्लासलेस सोसाइटीज, स्टेट क्या है इन अ क्लासलेस सोसाइटी? चलिए बताइए। सॉरी, क्लासलेस सोसाइटी नहीं, द स्टेट इन अ क्लास सोसाइटी। स्टेट क्या है? स्टेट का नेचर जो है वो लेनिन किस तरह का बताते हैं, ये बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला। एन ऑर्गन ऑफ क्लास डोमिनेशन, जैसा मार्क्स कहते थे उसी प्रकार के विचार थे किसके? लेनिन के। लेनिन मार्क्स, लेनिन फॉलो मार्क्स, लेनिन जो है यहाँ पे इस आइडिया को लेकर मालूम करते हैं किसको? मार्क्स को। बट स्ट्रेस मोर शार्पली इन स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917। उनकी किताब जो है स्टेट एंड रेवोल्यूशन में इस आइडिया को स्ट्रेस करते हैं। किस आइडिया को? स्टेट के ऊपर जो विचार देते हैं अपने, और कहते हैं कि स्टेट इज अ मशीन फॉर द सप्रेशन ऑफ वन क्लास बाय अनदर। एक क्लास को सुप्रेस करने के लिए जो एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी मशीन है? उसको स्टेट कहते हैं लेनिन, दूसरी क्लास को सुप्रेस करने के लिए। अंडर कैपिटलिज्म स्टेट इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्जस। ये जैसा मार्क्स कहते हैं वैसे ही कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्जस। जो रिच क्लास है, जो ओइंग क्लास है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्लास जो है वो इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करती है। आफ्टर रेवोल्यूशन, जब रेवोल्यूशन हो जाएगा, स्टेट बिकेम टूल ऑफ प्रोलेटरेट। किसके पास चला जाएगा ये टूल? प्रोलेटरेट के पास चला जाएगा, जहां पे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट होगी। इवेंचुअली द स्टेट विल विदर अवे, स्टेट जो है खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। जब इक्वालिटी, जब फ्रेटर्निटी आएगी, जस्टिस आएगा, तो धीरे धीरे स्टेट जो है वो खत्म हो जाएगी। 18 देखिए, लेनिन आर्ग्यूड दैट रेवोल्यूशन कुड सक्सीड इन रशिया बिकॉज। रशिया में सक्सेसफुल होने का क्या कारण रहा लेनिन के अकॉर्डिंग? चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला। रशिया वाज द वीकेस्ट लिंक इन द इंपीरियलिस्टिक चेन। ये वीकेस्ट लिंक था इंपीरियलिस्टिक चेन में। ऐसा संभव हुआ कि वहां पे सक्सेसफुल रहा। क्यों? आइए देखते हैं। लेनिन यूज द मेटाफोर ऑफ वीकेस्ट लिंक। ये वीकेस्ट लिंक का जो कंसेप्ट वो देते हैं, आइए देखते हैं। कैपिटलिज्म वाज अ ग्लोबल चेन। जो कैपिटलिज्म है ना, ये ग्लोबल चेन का ग्लोबल नेचर ले लेता है, क्योंकि वर्ल्ड में कॉलोनीज सेटअप करना और दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, तो यहाँ पे मतलब एक कंप्लेक्सिटी हो जाती है कैपिटलिज्म के अंडर। रेवोल्यूशन कुड बी ब्रेक आउट वेयर इट वाज वीकेस्ट। रेवोल्यूशन वहां पे होगी जहां पे कैपिटलिज्म क्या होगा? वीक होगा। रशिया वाज सेमी फ्यूडल, वहां पे सेमी फ्यूडल था, वार एग्जॉस्टेड एंड पॉलिटिकली अनस्टेबल था, इसलिए जो है वहां पे रेवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल रही। देखिए, आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दें, आज भी जो है इन कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजीज है ना, उनको यूज किया जाता है, मतलब स्टेट को यूज किया जाता है टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर क्लास और फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल्स। ऐसा लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वेलफेयर पॉलिसीज को भी लाते हैं, ताकि एक तरफ लोगों का मुंह बंद रहे, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे ना इंडियंस के साथ, कि 1909 का रिफॉर्म ले आए, 1919 का रिफॉर्म ले आए, 1935 जैसे ही कोई रिवोल्ट देखी तो कुछ कुछ ना कुछ पकड़ा दिया उनके हाथ में, कुछ राइट्स थोड़े से दे दिए। तो जब उनकी फिर से 8-10 साल वो निकाल देते थे, जब उनका फिर से जो रेवोल्यूशन होता था बड़े लेवल पे, तो फिर से उसको उन लोगों को कुछ ना कुछ दे दिया जाता, कुछ हल्के फुल्के राइट्स। तो इससे लोग जो है वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ लोगों में आपस में मतभेद हो जाता। तो इस तरीके से ये जो बर्जियस क्लास है, ये अपना जो है वर्चस्व या डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करती है। तो इसलिए ये वीक लिंकेस्ट का कंसेप्ट देते हैं। दिस मेड इट रिप फॉर द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन। ये एक कारण था, इमीडिएट कारण था किसका? प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन का, इवन दो इट वाज नॉट फुली इंडस्ट्रियलाइज्ड। फुली इंडस्ट्रियलाइज नहीं था कौन? रशिया। फिर भी यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल होती है। चलिए 19 को देखिए। इन स्टेट एंड रेवोल्यूशन, जहां पे वो स्टेट्स की नेचर को डिस्कस करते हैं, लेनिन एम्फेसाइज व्हिच की आइडियाज। ओ सॉरी,
राइट बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं, इवेंचुअली विदरिंग ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के ही कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशंस इन द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। देखिए उनकी 4 फेमस किताबें हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको याद हो चुकी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हैं। पहली है कौन सी, व्हाट इज टू बी डन। दूसरी इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ अप्रैल थीसिस और स्टेट एंड रेवोल्यूशन। से काफी इंपॉर्टेंट किताबें, बहुत बार जो है यहाँ से एमसीक्यूज फ्रेम किया गया पीवाईक्यूज में, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हो, जैसे पीजीटी हो गया, वहां पे काफी बार क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम किए गए हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिए, आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। स्मैश बर्गिस स्टेट्स मशीनरी, यहाँ पे बर्गिस क्लास को रिमूव करने की बात करते हैं। एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, द स्टेट एग्जिस्ट टेम्परेली टू सुप्रेस कैपिटलिस्ट रेजिस्टेंस। फाइनली जो है कम्युनिज्म आएगा जहाँ पे द स्टेट विदर्ड अवे। अब तो आपको मार्क्स और लेनिन के कंसेप्ट भूलने वाले नहीं है। लेनिन थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन डिफर्ड फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म विकास। जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी मार्क्सिज्म की उससे कैसे अलग था लेनिन का जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ही बिलीव रेवोल्यूशन कुड अकर इन लेस डेवलप्ड कैपिटलिस्ट स्टेट्स। लेनिन कहते हैं कि जो रेवोल्यूशन है वो लेस डेवलप्ड कैपिटलिस्ट स्टेट्स में भी हो सकती है, जबकि मार्क्स जो है वो इसको फुली डेवलप्ड सोसाइटी में इंप्लीमेंट करने के लिए जो आइडियाज देते हैं। मार्क्स एक्सपेक्टेड रेवोल्यूशन एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज ओनली, एंड लेनिन जो है वो इंपीरियलिज्म डिलेड रेवोल्यूशन इन डेवलप्ड स्टेट्स। रेवोल्यूशन कुड इरप्ट इन बैकवर्ड कॉलोनियल स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, रशिया एशिया अफ्रीका जैसी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है ना, बैकवर्ड कंट्रीज है, वहां पे भी जो है कम्युनिज्म को लाया जा सकता है। हेंस ग्लोबल रेवोल्यूशंस लीड टू, ये ग्लोबल नेचर लेके आते हैं किसका, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस का, जहां पे हम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के प्रति इसको भी यूज किया जाने लगा बाद में लेनिन के आइडियाज के बाद। चलिए नेक्स्ट थिंकर एंटोनियो ग्राम्सी को डिस्कस करते हैं। अभी तक आपके क्वेश्चंस सही जा रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए, और चैनल को जिन्होंने तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को अभी हमने कवर किया, इसके बाद इंडियंस, और नेक्स्ट जो हमारा मैराथन रहने वाला है वो हम करने वाले हैं, हम पॉलिटिकल थ्योरी के कंसेप्ट को, यहाँ पे हम पहले कंसेप्ट को करेंगे फिर उसके बाद आइडियोलॉजीज को करेंगे। तो दोनों को जो है 2 पार्ट्स में हम कवर करने वाले हैं। जैसे इस पूरा सेशंस को हमने 2 पार्ट्स में कवर किया, इसी तरीके से हम उनको भी पॉलिटिकल थ्योरी को कंसेप्ट्स को और एज वेल एज आइडियोलॉजीज को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एंटोनियो ग्राम्स्की के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मूव करते हैं और उनके आइडियाज को समझते हैं। चलिए एमसीक्यू 20 नंबर 21 को देखिए। एंटोनियो ग्राम्स्की का कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्राम्स्की इज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग विच कंसेप्ट विद इन मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट थ्योरी में वो किस कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, कौन सा कंसेप्ट उनके साथ बिलोंग करता है। चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहने वाला है। कल्चरल हेजमोनी का कंसेप्ट जो है वो एंटोनियो ग्राम्स्की के द्वारा दिया गया। सरप्लस वैल्यू आपको बताइए कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट भी वही देते हैं और एलिनेशन थ्योरी भी उन्हीं के साथ बिलोंग करती है। तो ग्राम्स्की जिनका टाइम पीरियड रहता है 1891 से लेकर 1937 तक, वो इटालियन मार्क्सिस्ट थे जिन्होंने फोकस अपना शिफ्ट करते हैं इकोनॉमिक डोमिनेशन टू कल्चरल डोमिनेशन। मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक डोमिनेशन होती है सोसाइटी में, जबकि इससे शिफ्ट करके जो है ग्राम्स्की कहते हैं कि कल्चरल डोमिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट या फिर इज अ ड्राइविंग फैक्टर। चलिए कल्चरल हेजमोनी देखते हैं। द रूलिंग क्लास मेंटेन पावर नॉट ओनली थ्रू क्वेश्चन बट बाय क्रिएटिंग कंसेंट इन द सोसाइटी वाया कल्चरल एजुकेशन रिलीजन एंड मीडिया। कल्चरल हेजमोनी का मतलब है
मार्क्स कहते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू, मतलब डोमिनेंस के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू जो है वो फोर्स के थ्रू जो है डोमिनेशन क्रिएट किया जाता है सोसाइटी में। रूलिंग क्लास जो है डोमिनेट क्रिएट करती है, जबकि मार्क्स कहते हैं कि इसके विपरीत क्वेश्चन नहीं, कंसेंट के थ्रू जो है वो सोसाइटी में डोमिनेट एस्टेब्लिश किया जा सकता है। वही असल डोमिनेशन होता है, जिसमें कल्चर का इस्तेमाल करके, कल्चरल मीन्स को यूज करके, एजुकेशन, रिलीजियन और मीडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस को यूज करके जो है डोमिनेशन को मेंटेन किया जाता है। ये कल्चरल हेजेमोनी का कंसेप्ट है। दिस इज एक्सप्लेन व्हाई रेवोल्यूशन डिड नॉट अकर इन वेस्टर्न यूरोप। देखिए, मार्क्स का आपने आइडिया पढ़ लिया, तो मार्क्स कहते थे कि रेवोल्यूशन होगी, प्रोलेटरेट का डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट ऑफ होगी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा वेस्टर्न यूरोप में फेल क्यों हो गया मार्क्स के जो विचारों के मुताबिक? तो यहाँ पे वो आके बताते हैं एंटोनियो ग्राम्स की, भाई मार्क्स के जो आइडियाज थे वो सच क्यों नहीं हुए, ऐसा क्यों नहीं, जैसा उन्होंने सोचा वैसा क्यों? क्योंकि कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो मार्क्स जो है जिनके ऊपर नजर नहीं डालते हैं, जैसे कल्चर हो गया, एजुकेशन, रिलीजन, मीडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और वेस्टर्न यूरोप में क्या होता है, क्लास डोमिनेशन को जो है वो फिर भी कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू कल्चरल मीन्स के, बिकॉज द बर्जर्स वोन हार्ट एंड माइंड्स। देखिए, जो बर्जर्स क्लासेस है, बर्जर क्लास, वो क्या करती है कि उन्होंने लोगों का दिल और दिमाग भी जीत लेती है। एक तरफ तो वो अपना डोमिनेशन को मेंटेन किए रखती है, दूसरी तरफ वो कैसे, मतलब एक तरफ तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट पॉलिसीज, अपने इंटरेस्ट में पॉलिसीज को फ्रेम करना, वो तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के हित के लिए भी ना कुछ एक पॉलिसीज वो छोड़ देते हैं टाइम टू टाइम, ताकि उनका जो कंसेंट है वो अचीव कर पाए, चाहे वो एजुकेशन मीन्स को यूज करके, या रिलीजन्स को यूज करके, या मीडिया को यूज करके, वो लोगों के दिल और दिमाग को जीतने में सक्षम रहे। इसलिए जो वेस्टर्न यूरोप में ऐसा नहीं, रेवोल्यूशन नहीं अकर हुई। चलिए 22 को देखते हैं। ग्राम्स की राइटिंग आर प्राइमरली फाउंडेड इन विच फेमस कलेक्शन? किस कलेक्शन में दी गई है? चलिए राइट आंसर बताइए, ग्राम्स का आपका वर्क बताना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। व्हाट इज टू बी डन लेनिन के द्वारा लिखी है, और स्टेट एंड रेवोल्यूशंस भी लेनिन के द्वारा लिखी गई है। ग्राम्स्की वाज इम्प्रिजन बाय मुसोलिनी फैसिस्ट रेजिम। जो इटली में तो फैसिस्ट रेजिम थी, उन्होंने जो ग्राम्स्की को इम्प्रिजन किया गया 1926 में, और वहां पे उन्होंने प्रिजन नोटबुक जैसी अपनी इंपॉर्टेंट राइटिंग को लिखते हैं, अ सेट ऑफ एसेज एंड रिफ्लेक्शंस ऑन पॉलिटिक्स। यहाँ पे वो पॉलिटिक्स की राजनीति को डिस्कस करते हैं, और कल्चर और फिलॉसफी को। और इसके की आइडियाज क्या है? हेजेमोनी, जो डोमिनेंस है क्रिएटेड थ्रू कल्चरल मीन्स, सिविल सोसाइटी, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल, वार ऑफ पोजीशन वर्सेस वार ऑफ मैनेवर। ये कुछ कंसेप्ट जो है अपने डिस्कस करते हैं, और इन्हीं कंसेप्ट को लेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल फ्रेम किए जाते हैं। तो इन्हीं को हम एक एक करके नेक्स्ट एमसीक्यूज में कवर करने वाले हैं। दीज राइटिंग्स हैड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म के काफी ज्यादा, नियो मार्क्सिज्म की एक तरह से फाउंडेशन जो है वो ग्राम्स्की रखते हैं। कल्चरल स्टडीज एंड क्रिटिकल थ्योरी। तो चलिए नेक्स्ट 23 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की सिविल सोसाइटी रेफर टू, सिविल सोसाइटी क्या है? चलिए बताइए। हम थोड़ा रफ्तार में इस सीरीज को करेंगे, क्योंकि अगर हम इस रफ्तार से करने पे जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, मैं सीधा एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए देखिए, द स्फीयर ऑफ प्राइवेट एसोसिएशन, कल्चर, एजुकेशन एंड मीडिया। सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी में कौन कौन आता है? प्राइवेट एसोसिएशन और कल्चर, एजुकेशन और मीडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। और यही सिविल सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी में हो गया स्टेट, जो कोहेसिव एप्टीट्यूड है, कोहेसिव नेचर होती है, जहां पे लॉ, पुलिस, आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशंस को फोकस किया जाता है। और सिविल सोसाइटी में स्कूल, चर्चेज, मीडिया, कल्चर, यहाँ पे कंसेंट के थ्रू जो है इनको गवर्न किया जाता है। द बर्जिस्ट कंट्रोल सिविल सोसाइटी टू बिल्ड हेजेमोनी, अपनी हेजेमोनी को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर वो सिविल सोसाइटी को ना यूज करके पॉलिटिकल मेथड को यूज करके क्वेश्चन के थ्रू अगर डोमिनेंस को हेजेमोनी को एस्टेब्लिश करेगी, तो वो डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करेगी, तो वो जो है रेवोल्यूशन की शक्ल ले सकता है। इसलिए रेवोल्यूशन से बचने के लिए जो अल्टरनेटिव जो देते हैं ग्राम्स्की, वो कहते हैं कि बर्जर्स क्लास इस मीन्स को अपनाती है, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है, हेजेमोनी को। हेंस
रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी रिक्वायर विनिंग सिविल सोसाइटी नॉट जस्ट सीजिंग द स्टेट। रेवोल्यूशन करने के लिए आपको, रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वेस्टर्न डेमोक्रेसी में आपको सिर्फ जो है वो स्टेट को कंट्रोल में नहीं लेना होगा, बाकी जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे प्राइवेट एसोसिएशन हो गया, मीडिया हो गया, आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इनका भी कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, इनके ऊपर भी आपका डोमिनेंस होना आवश्यक है। 24 ग्राम्स्की कॉन्सेप्ट ऑफ वार अपोजिशन मीन, वार अपोजिशन का कॉन्सेप्ट ग्राम्स्की के मुताबिक क्या है, चलिए बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। स्लो लॉन्ग टर्म स्ट्रगल टू गेन इन्फ्लुएंस इन सिविल सोसाइटी। वार अपोजिशन क्या है, मतलब आइए समझते हैं वार अपोजिशन क्या है। ग्राम्स्की जो डिस्टिंग्विशन करते हैं बिटवीन दो तरह की अपोजिशन को बताते हैं, वार ऑफ मैनेवर और वार ऑफ पोजीशन। जहां पे वार ऑफ मैनेवर क्या है, डायरेक्ट फ्रंटल अटैक ऑन स्टेट, मतलब स्टेट पे डायरेक्ट अटैक करके, जैसे मार्क्स बताते हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेट होगा, जो प्रोलिटेट क्लास है वो रेवोल्यूशन करके जो है स्टेट को अपने कंट्रोल में लेगी डायरेक्टली, जो रशिया में हुआ 1917 में। लेकिन ग्राम्स्की इसके विपरीत बताते हैं कि वार ऑफ पोजीशन होना चाहिए, जहां पे ग्रेजुअल पॉलिटिकल स्ट्रगल होना चाहिए टू बिल्ड काउंटर हेजेमोनी। एक जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट जो एक हेजेमोनी को खड़ा करना, उसके लिए आपको कल्चरल मीन्स को जो है यूज करना होगा, और अपनी जो सिविल सोसाइटी के ऊपर जो पकड़ है वो बनानी होगी। नीड इन एडवांस डेमोक्रेसीज, अगर आपको हेजमोनी को, एक काउंटर हेजमोनी को बिल्ड करना है तो आपका सिविल सोसाइटी पे कंट्रोल होना आवश्यक है। चलिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, वर्कर्स पार्टीज, ट्रेड यूनियन, प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल स्प्रेड अल्टरनेटिव आइडियाज। मतलब वर्कर्स की जो पार्टीज है, ट्रेड यूनियंस है, प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल पीपल है, आपका इन पे कंट्रोल होना चाहिए, यही आपका प्रोपेगेंडा को आगे फैलाएंगे। ग्राम्स्की आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल रेफर टू, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कौन होते हैं, चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला है। इंटेलेक्चुअल हु इमर्ज फ्रॉम एंड रिप्रेजेंट द वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास में ही से ही निकल कर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी है उन्हीं को हम ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं। वो दो तरह के इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, ग्राम्स्की, और जिसमें सबसे पहले कहते हैं वो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो टीचर, प्रीस्ट, राइटर्स, इन सबको who appear independent but usually serving ruling class interest। ये इंडिपेंडेंट दिखाई देते हैं लेकिन ये वही काम करते हैं, उसी आइडियाज को प्रमोट करते हैं जो सरकार चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो हो गए जो उसी ग्रुप ऑफ वर्किंग क्लास में से जो निकल के आते हैं बुद्धिजीवी, जो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करते हैं, उनको ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं। फॉर सोशलिज्म टू सक्सीड द प्रोलेटेरिएट नीड इट्स ओन ऑर्गेनिक, उनके खुद के जो है बुद्धिजीवी होने चाहिए जो ऑर्गेनिक इन नेचर हो, मतलब उन्हीं में से निकल के आए, ताकि जो है वो बर्जिस क्लास को चैलेंज कर सके, उनके डोमिनेंस को चैलेंज कर सके इन कल्चर में आइडियोलॉजी। चलिए 26, क्योंकि जो दूसरे जो प्रकार के जो इंटेलेक्चुअल्स है ना, जो ट्रेडिशनल है, वो अल्टीमेटली सरकार के आइडियाज को ही आगे प्रमोट करते हैं, वो आज भी हम देख सकते हैं अपने समाज में। 26 द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेवोल्यूशन इन ग्राम्स्की थ्योरी मीन्स, जो पैसिव रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, राइट आंसर आप चूज कीजिए। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडिंग बाय रूलिंग एलिट्स टू प्रिवेंट रेडिकल चेंज। पैसिव रेवोल्यूशन होता है कि रूलिंग एलिट के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन आना टू प्रिवेंट रेडिकल चेंज को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। आइए समझते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। रूलिंग एलिट ब्रिंग अबाउट कंट्रोल रिफॉर्म टू अब्सॉर्ब वर्किंग क्लास डिमांड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, हमारे इंडिया में जब कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, इंडिया कॉलोनी थी, तब जो ब्रिटिशर 99 का एक्ट लाए, जहां पे कुछ डिमांड्स थी इंडियंस की, उनको दे दिया। पूरी डिमांड को फुलफिल नहीं करते थे, कुछ डिमांड्स को मान लेते थे, बाकी एज इट इज रह जाती थी। फिर 99 का आया, 1935 का आया, तो यहाँ पे क्या करते थे, उस वर्किंग जो रेवोल्यूशन करने वाले जो क्रांतिकारी हैं, जो उनकी जो शक्ति है उसको एब्जॉर्व कर लेते थे कुछ रिफॉर्म्स करके। तो यहाँ पे यही पैसिव, इसको पैसिव रेवोल्यूशन कहते हैं। तो वर्किंग क्लास की डिमांड्स कुछ, मतलब मान के चलिए कुछ 10 डिमांडें अगर वर्किंग क्लास की, तो उनमें से एक या दो डिमांडें, 2 या 3 डिमांडों को मान लेना, बाकी एज इट इज रहने देना। तो उनका जो है ना एक
एक मतलब उनकी जो शक्ति है उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे एंड प्रिवेंट रियल रेवोल्यूशन को होने से यहाँ पे बचाते थे, उसको पैसिव रेवोल्यूशंस कहते हैं। एग्जांपल इटालियन यूनिफिकेशन अंडर इलीट्स, मतलब यूनिफिकेशन तो हो गया इटली का, लेकिन अंडर इलीट्स हुआ, और सोशल रिफॉर्म्स अंडर कैपिटलिस्ट स्टेट्स टू अवॉइड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। सोशल रिफॉर्म करना कुछ एक कैपिटलिज्म के अंडर रहकर, देखिए वेलफेयर पॉलिसीज अगर लाती है कोई कैपिटलिस्ट स्टेट, तो वो क्यों ला रही है, ताकि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, जो सोशलिस्ट थिंकर्स हैं, सोशलिस्ट पीपल है, इंडिविजुअल्स है, वो जो है रेवोल्यूशंस को और बड़े लेवल पर मासिस को मोबिलाइज ना कर पाए, इसलिए वो जो है सोशल रिफॉर्म्स करते हैं। इट एक्सप्लेन्स, देखिए एक तरफ गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए काफी हद तक अगर टैक्सेस को कम कर दे, मान के चलिए उनके लिए एक स्पेशल टैक्स स्लैब बना दे, तो एक तरफ वो फायदे दे रही, दूसरी तरफ वो कोई वेलफेयर स्कीम चला दे, चाहे वो पेंशन छोटी मोटी थोड़ी रकम दे दे, या कुछ फ्री फूड्स के वैसे फैसिलिटी दे, राशन वगैरह हो गया, ऐसी स्कीम चलाती है, तो एक तरफ तो लोगों को खुश रखने का प्रयास किया जाता है कि आप क्या कीजिए, आपके लिए हम वेलफेयर, आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज ला रहे हैं। तो ये एक मतलब क्या हो गया, ये पैसिव रेवोल्यूशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए एक पैसिव रेवोल्यूशन का एक प्रैक्टिस है। इट एक्सप्लेन हाउ कैपिटलिज्म अडॉप्ट टू सर्वाइव बाय इंटीग्रेटिंग ऑपोजिशन डिमांड्स। 27 को देखिए, ग्राम्स्की अप्रोच डिफर फ्रॉम क्लासिकल मार्क्सिज्म मेनली बिकॉज ही एम्फसाइज्ड। ग्राम्स्की की जो अप्रोच है वो क्लासिकल मार्क्सिज्म से अलग है, ऐसा क्यों, कौन सा ऑप्शन जो है सही रहने वाला है, चलिए बताइए। तो 27 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द पावर। पहले जो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ओनली फोकस किया जाता था क्लासिकल मार्क्सिज्म में, यहाँ पे क्या हो रहा है, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल मीन को फोकस किया जा रहा है। पहले इकोनॉमिक बेस माना जाता था, इकोनॉमिक को बेस माना, आप जो है उसको डिटरमाइन सुपरस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर को कौन डिटरमाइन करेगा, कैसे हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होंगे, कैसी हमारी सिविल सोसाइटी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड करते थे। जबकि इसके विपरीत जो है ग्राम्स्की कहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर को डिसाइड कौन करेगा, कल्चरल, आइडियोलॉजी एंड सिविल सोसाइटी। चलिए, hence the struggle is not only economic but also ideological and cultural। जो स्ट्रगल है वो सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं है, इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने हाथ में लेना सिर्फ ये बड़ी बात नहीं है, स्ट्रगल इसके लिए है कि आइडियोलॉजीज को और कल्चर को अपने कंट्रोल में लेना। दिस मेड मार्क्सिज्म मोर फ्लेक्सिबल, ये मार्क्सिज्म को मोर फ्लेक्सिबल बनाता है अंडर अंडरस्टैंडिंग एडवांस वेस्टर्न सोसाइटीज, वेस्टर्न सोसाइटीज को एडवांस जो सोसाइटी है उनको अंडरस्टैंड करने में। विच थिंकर मोस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ग्राम्स्की कंसेप्ट ऑफ हेजमोनी, हेजमोनी के कंसेप्ट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, उसको इन्फ्लुएंस किया हेजमोनी के कंसेप्ट को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो सही है। निकोलो मैकियावेली का जो विचार है, उन्होंने जो ग्राम्स्की के कंसेप्ट ऑफ हेजमोनी को काफी ज्यादा प्रभावित किया, तो काफी ज्यादा प्रभावित थे उनसे मैकियावेली से। मैकियावेली एडमायर्ड ग्राम्स्की, सॉरी ग्राम्स्की एडमायर्ड मैकियावेली, प्रशंसा करते हैं आइडिया पॉलिटिकल लीडरशिप इन द प्रिंस, जो प्रिंस में जो है आइडियाज जो है सजेशन देते हैं मैकियावेली जो है प्रिंस को कि कैसे उसको रूल करना। ही रीइंटरप्रेट इट, और इसको रीइंटरप्रेट करते हैं ना मॉडर्न जो सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में प्रिंस को वो इक्विवेलेंट मानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो किसके इक्विवेलेंट है, प्रिंस के। और गाइडिंग वर्कर्स टू पावर, वो वर्क को गाइड करेगी कैसे पावर को लेना है, पावर में रहना है। ये कंबाइन मैकियावेलीज रियलिज्म विद मार्क्सिज्म टू डेवलप हिज थ्योरी ऑफ हेजमोनी, वो थ्योरी ऑफ हेजमोनी देते हैं कैसे पावर को एक्वायर करना। देखिए मैकियावेली की जो है पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स इज नथिंग बट एक्विजिशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे मार्क्सिज्म सॉरी ग्राम्स्की भी कहते हैं कि पावर को एक्वायर करना, लेकिन थ्रू कल्चरल मीन्स, लेकिन वहां पे जो है मार्क्सिज्म जो सॉरी मैकियावेली जो है कोई भी सब मीन हो, पावर को एक्वायर करना जरूरी नहीं है कि वो कल्चरल मीन ही हो। लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना, उनकी आइडियोलॉजीज को कंट्रोल करना, ऐसा ग्राम्स्की मानते थे। दस ग्राम्स्की क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट एंड अ मार्क्सिस्ट थ्योरी, वो एक ब्रिज का गैप का जो गैप है उनके उनको ब्रिज करने का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की, व्हाई डिड सोशलिज्म फेल टू इमर्ज इन वेस्टर्न यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, क्यों फेल हो जाती है,
देखिए, सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आना चाहिए, जैसा एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो है वो सही रहने वाला। बिकॉज बर्जुअस क्लास मेंटेन कल्चरल हार्मोनी इन द सिविल सोसाइटी, हेजमोनी एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहती है। डिस्पाइट इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक्स क्राइसिस होने के बावजूद भी रेवोल्यूशन फेल्ड इन वेस्टर्न यूरोप में फेल हो जाती है, जहां पे ग्राम्स्की आर्ग्यूड इट वाज बिकॉज बर्जुअस कंट्रोल सिविल सोसाइटी, बर्जुअस जो है सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, मीडिया, स्कूल, रिलीजन एंड शेपिंग मास कॉन्शियसनेस। वर्कर कंसेंटेड टू कैपिटलिज्म, बिलीविंग इट टू बी नेचुरल, ये नेचुरल है। Thus, without counter-hegemonic structure, socialism can't succeed. बिना काउंटर हेजमोनी के स्ट्रगल के सोशलिज्म कांट सक्सेस, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। काउंटर हेजमोनी कैसे डेवलप होगी? थ्रू द डोमिनेशंस ऑन द सिविल सोसाइटी बाय मींस ऑफ बाय कंट्रोलिंग आइडियोलॉजी एंड कल्चरल मीन्स। चलिए 30 को देखिए। व्हाट वाज ग्राम्स्कीज अल्टीमेट विजन ऑफ सोशलिज्म? अल्टीमेट विजन क्या है सोशलिज्म का? चलिए राइट आंसर बताइए 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ सोसाइटी वेयर प्रोलेटरेट बिल्ड काउंटर हेजमोनी थ्रू सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के थ्रू जो है काउंटर हेजमोनी को डेवलप करना है, ये अल्टीमेट विजन है किसका? सोशलिज्म का। ग्राम्स्की बिलीव सोशलिज्म रिक्वायर विनिंग हार्ट एंड माइंड्स फर्स्ट, पहले लोगों के दिल और दिमाग को जीतना पड़ेगा, नॉट जस्ट इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करने से सोशलिज्म नहीं आएगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशन एंड आइडियोलॉजीज। कल्चर्स को ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब कल्चर्स के ऊपर कंट्रोल होना, कल्चरल मीन को यूज करके, एजुकेशन सिस्टम को यूज करके और आइडियोलॉजीज को कंट्रोल करके जो है हम सोशलिज्म को ला सकते हैं। सिविल सोसाइटी मस्ट बी कंक्यूर्ड बाय वर्किंग क्लास आइडियाज, वर्किंग क्लास के आइडियाज जो उससे कंट्रोल होना चाहिए सिविल सोसाइटी पे, वर्किंग क्लास। देन पॉलिटिकल सोसाइटी, फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्टेट पे पावर कैन बी ट्रांसफर, तभी जो है जो असल में जो पावर को एक्वायर करने का जो पर्पस है वो फुलफिल होगा। दिस विजन इन्फ्लुएंस लेटर यूरो कम्युनिज्म, क्रिटिकल थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज। जो यूरो कम्युनिज्म आया उसके बाद क्रिटिकल थ्योरी और जो कल्चरल स्टडीज है ये काफी ज्यादा प्रभावित थी ग्राम्स्की की कल्चरल हेजमोनी की आइडियोलॉजीज। चलिए नेक्स्ट थिंकर माओ जुडोंग को डिस्कस करते हैं, ये आज का 4th थिंकर है। तो माओ के बाद जो है हम दूसरे 2 थिंकर्स हैं उनको भी करने वाले हैं, तो ये जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के एक कंप्रिहेंसिव सेट रहने वाला है, जहां पे हमने 160 एमसीक्यूज को डिस्कस किया और 160 एमसीक्यूज को डिस्कस करते करते हमने मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम हर एक कंसेप्ट को जो है कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो चलिए माओ जुडांग के फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। माओ जुडांग इज बेस्ट नोन फॉर अडॉप्टिंग मार्क्सिज्म लेनिनिज्म टू विच कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में लाने के लिए उनको जो है जाने जाते हैं। चलिए राइट आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो है सही रहने वाला। एग्रेरियन एंड सेमी फ्यूडल कंडीशंस ऑफ द चाइना, वो चाइना में जो एग्रेरियन सोसाइटी है वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं कौन? माओ जो है वो मार्क्सिज्म को। जैसे लेनिन जो है वो रशिया में सेमी फ्यूडल और सेमी अंडर डेवलप सोसाइटी रशिया में जो है इंप्लीमेंट करते हैं कम्युनिज्म को, इसी तरीके से यहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी में जो है माओ चाइना में डेवलप इसको एस्टेब्लिश करते हैं। Emphasize the urban proletariat, Mao recognize that China was overwhelming agrarian society है, तो यहाँ पे उसको रिप्लेस करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं मार्क्सिज्म में। He replaced the peasantry at the center of the, वहां पे कार्ल मार्क्स जो है वो प्रोलेटेरिएट्स को, जो वर्कर क्लास है उसको रखते हैं, यहाँ पे पीजेंट्स को रखा जाता है जो किसान है, मेकिंग मार्क्सिज्म सुटेबल फॉर, ताकि जो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी है वो सुटेबल बन सके फॉर कॉलोनियल एंड सेमी फ्यूडल सोसाइटीज। और इस अडॉप्शन से क्या होता है, एक माओइज्म का जन्म होता है। लेटर इन्फ्लुएंस रेवोल्यूशंस, जो बाद में जो रेवोल्यूशंस होती हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे, उसमें एक काफी बड़े इन्फ्लुएंसर का काम करती है उनकी आइडियोलॉजीज।
32 देखते हैं, माओ थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन एम्फेसाइज विच क्लास एज द मेन रेवोल्यूशनरी फोर्स। कौन सी क्लास जो है एक मेन फोर्स का काम करती है रेवोल्यूशन के पीछे, क्रांति लाने के पीछे? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, आप तो समझ चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। पीजेंट्री जो है एक रेवोल्यूशनरी फोर्स है। मार्क्स जो है स्ट्रेस करते हैं प्रोलेटेरिएट एज अ रेवोल्यूशनरी एजेंट, जो प्रोलेटेरिएट है वो रेवोल्यूशनरी एजेंट है, मार्क्स कहते हैं। जबकि लेनिन कहते हैं लीड बाय वेनगार्ड पार्टी, जो रेवोल्यूशन है वेनगार्ड पार्टी के थ्रू आएगी। और जब माओ की बात आती है तो माओ जो है अग्रणी चाइना में क्या करते हैं, पीजेंट वर द लार्जेस्ट ऑपरेस्ड क्लास एंड कैपेबल फॉर रिमूविंग द बेस ऑफ द फॉर्मिंग द बेस ऑफ द रेवोल्यूशन। का बेस कौन तैयार करेगा? पीजेंट करेंगे। मार्क्स के मुताबिक प्रोलेटेरिएट करेंगे, लेनिन के मुताबिक वेनगार्ड पार्टी करेगी, और माओ के मुताबिक जो है वो कौन करेगा? पीजेंट्स करेंगे। हिज स्लोगन, उनका एक फेमस स्लोगन भी है, द पीजेंट्स आर द सी एंड द रेवोल्यूशनरी आर द फिश दैट स्विम इन द सी। ये थे उनकी फेमस कोट। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट 33 को। व्हाट वाज माओस कंसेप्ट ऑफ न्यू डेमोक्रेसी? न्यू डेमोक्रेसी का कंसेप्ट क्या है? चलिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी जो है सही रहने वाला। अ पॉलिटिकल सिस्टम लेड जॉइंटली बाय मल्टीपल रेवोल्यूशनरी क्लासेस। न्यू डेमोक्रेसी का कंसेप्ट कहते हैं ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो लीड किया जा रहा है किसके द्वारा? मल्टीपल रेवोल्यूशनरी क्लासेस। जहां पे मल्टीपल रेवोल्यूशनरी क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लास है आइए देखते हैं। ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 में माओ जो है डिस्कस करते हैं ट्रांजिशनल स्टेट आफ्टर कॉलोनियल रेवोल्यूशन। जब कॉलोनियल रेवोल्यूशन हो जाएगी उसके बाद जो एक ट्रांजिशनल स्टेज आएगी, जहां पे क्या होगा, जहां पे 4 क्लासेस के द्वारा उसको लीड किया जाएगा। वर्कर्स होंगे उसमें, और पीजेंट्स होंगे, पैटी वर्जुअस होंगे, और नेशनल वर्जुअस क्लास होगी। तो ये 4 प्रकार के जो है क्लासेस होंगी। ये याद रखिए, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। डिफीटेड इंपीरियलिज्म एंड फ्यूडलिज्म, जब इंपीरियलिज्म और फ्यूडलिज्म को डिफीट किया जाएगा, इसको रिप्लेस किया जाएगा, देन ग्रेजुअली मूव टुवर्ड सोशलिज्म, सोशलिज्म की ओर अग्रसर हुआ जाएगा। जब सोशलिज्म आएगा तो यहाँ पे इट वाज डिफरेंट फ्रॉम लेनिन डिक्टेटरशिप। लेनिन की जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है वहां उससे अलग है। शोइंग माओ फ्लेक्सिबिलिटी इन चाइनाज कंडीशन, चाइनाज की कंडीशंस में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए जो है इन सभी जो है क्लासेस को जो है एक साथ लाया जाता है एक फ्रंट पे। 34 माओ स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोटेक्टेड पीपल्स प्रोटेक्टेड पीपल्स वार इंक्लूड, जो स्ट्रेटेजी थी उनकी, स्ट्रेटेजी कौन सी थी? प्रोटेक्टेड पीपल्स वार। तो इसमें क्या आता है, इसका क्या मतलब है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहने वाला, ग्रेजुअल रूलर बेस्ड गुरिल्ला वारफेयर सराउंडिंग सिटीज। तो आइए देखते हैं ये क्या है, प्रोटेक्टेड सिविल वार। तो चलिए समझते हैं। माओ जो है डेवलप करते हैं द थ्योरी ऑफ पीपल्स वार, लोगों की वार होनी चाहिए, बिल्ड बेस एरियाज ऑफ रूरल कोर्टयार्ड, जो जिसका बेस कहां पे होगा? रूरल में, जो पीजेंट्स हैं या फिर जो भी और जो एक्सप्लॉइटेटिव लोग हैं वो वहां पे जाकर एक अपना ग्रुप तैयार करेंगे, एक संगठन में आएंगे, और वो वहां से क्या होगा, एक मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं ना वहां पे एक अपना बेस तैयार करेंगे, और वहां से क्या करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, वहां पे लोगों को कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे, और वहीं से जो है गुरिल्ला वारफेयर जो टैक्टिक्स है ना उनको अपनाएंगे, किसी सिटी पे कब्जा कर लेना, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अपने एक्सपेंशन को फैलाएंगे। तो ये कौन करते हैं? माओ जो है अपने आइडियाज यहाँ पे देते हैं। ग्रेजुअली इन सर्कल एंड कैप्चर सिटीज, सिटीज को उनको घेर लेना और उसको बाद में कैप्चर कर लेना, ये गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स के अंदर जो है अपनाने को बोलते हैं कौन? माओ ज़ेडुंग। दिस कंट्रास्टेड विद रशियन रेवोल्यूशन व्हिच वाज अर्बन सेंटर, जो रशियन रेवोल्यूशन थी वो अर्बन सेंटर थी, जबकि माओ जो है इसका बेस जो है रूरल सेंटर मानते हैं। माओज अप्रोच वाज लेटर फॉलोड बाय रेवोल्यूशन, बहुत सारी जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुई है ना इसके बाद, वियतनाम, क्यूबा, नेपाल जैसे कंट्रीज में, ये काफी ज्यादा इससे प्रभावित थी जो गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स थी, और जिसका बेस जो है वो रूरल एरियाज में होता था। द कंसेप्ट ऑफ मास लाइन इन माओ थॉट मींस, जो मास लाइन का कंसेप्ट जो माओ के द्वारा दिया गया उसका क्या मतलब है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा मास लाइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहने वाला, अ पॉलिसी ऑफ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द मासेस। चलिए देखिए मास लाइन का कंसेप्ट क्या कहता है, फ्रॉम द मासेस टू द मासेस, मतलब मासेस के बीच में से और मासेस के साथ, तो मतलब मासेस के साथ एक कंटिन्यूसली इंटरेक्शन बनाए रखना। लीडर मस्ट लर्न फ्रॉम द पीपल, लीडर्स जो होंगे वो लोगों से सीखेंगे, लोगों के जो
जो भी डिमांड्स होंगी, जो भी उनके इंटरेस्ट होंगे, उनको समझना, उसको और उनके एक्सपीरियंस से सीखना, और रिफाइन आइडियाज इनटू रेवोल्यूशनरी, उन्हें आइडियाज को लेना और उनको रिफाइन करके एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी को बिल्ड करना। उसके बाद रिटर्न इट टू द मासेस फॉर एक्शंस, और फिर इन्हीं रेवोल्यूशन थ्योरी को लेकर मासेस में जाना फॉर एक्शंस के लिए। एंड प्रिवेंट द पार्टी फ्रॉम बिकमिंग डिटैच फ्रॉम ऑर्डर, जो कॉमन लोग हैं उसको अपने आप से अलग नहीं करना, उन्हीं के बीच में रहकर उन्हीं की जो समस्याएं हैं उनको सुनना और उनका हल करना। एंश्योर रेवोल्यूशनरी रिमाइंडेड ऑफ पीपल्स मूवमेंट, हमेशा जो रेवोल्यूशंस है, जो रेवोल्यूशनरी है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए ये लोगों की मूवमेंट है, नॉट जस्ट एलीट लीडरशिप। इसमें सिर्फ कुछ एक जो लीडरशिप है उनका इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे होल कम्युनिटी का इंटरेस्ट है। तो इसलिए लोगों का जो एक्सपीरियंसेस हो गया, उनसे सीखना, उनके आइडियाज को लेना, ये जरूरी है। 36 माओज ऐसे ऑन कंट्राडिक्शन, 1937 एम्फेसाइज दैट, किसके ऊपर फोकस करते हैं, उनके ऐसे ऑन कंट्राडिक्शन। तो राइट आंसर बताइए। चलिए 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है वो सही है। कंट्राडिक्शंस आर द एसेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस ऑफ चेंज, जो कंट्राडिक्शन है वही तो एसेंस है किसका, चेंज का। इन्हीं कंट्राडिक्शंस के कारण तो चेंज आता है, जैसे मार्क्स कहते हैं, जैसे हीगल कहते हैं, एंड थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस कहते हैं। माओ एक्सपेंडेड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, माओ जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को एक्सपेंड करते हैं बाय स्ट्रेसिंग कंट्राडिक्शंस, मतलब कंट्राडिक्शंस होनी चाहिए, डिबेट डिस्कशंस होना चाहिए। टू टाइप्स ऑफ कंट्राडिक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन, मैन ड्राइविंग फोर्स जो होगी, जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है वहां पे एट अ गिवन स्टेट, पीपल्स वर्सेस इंपीरियलिज्म, पीपल और इंपीरियलिज्म के बीच में जो है कंट्राडिक्शन होगी, जो ड्राइविंग फोर्स का काम करेगी। चलिए उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी कंट्राडिक्शन, लेस डिसाइसिव बट स्टिल इंपॉर्टेंट, ये लेस डिसाइसिव होगी, डिसाइडिंग फैक्टर होगा, लेकिन ये स्टिल इंपॉर्टेंट रहेगी। कंट्राडिक्शन एग्जिस्ट इवन अंडर सोशलिज्म, बात कहते हैं कि कंट्राडिक्शन तो आ जाएंगे, जैसे पहले लोगों के बीच में और इंपीरियलिस्ट जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ था वो तो जब हट जाएगा उसके बाद सोशलिज्म आएगा, लेकिन सोशलिज्म के अंडर भी कंट्राडिक्शंस होंगी, विरोधाभास होगा, बट दे कैन बी नॉन एंटागोनिस्टिक एंड सॉल्व, उनको पीसफुली सॉल्व किया जाएगा। वो इतना बड़ा मेजर इशू नहीं होगा अगर उसको लोगों के इश्यूज को समझा जाएगा, उनके आइडियाज को लिया जाएगा, तो उनके उसके बेसिस पे जो है थ्योरीज को बिल्ड किया जाएगा, तो इन इन भी जो कंट्राडिक्शन है इनको पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता है। चलो 37 को देखिए, माओ स्लोगन लेट 100 फ्लावर ब्लूम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लोगन है, पीवाईक्यूज में आ रखा है। लेट 100 फ्लावर ब्लूम, लेट 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेंटेड रेफर टू, आपको ये पढ़ के ही समझ आ रहा होगा ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 37 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही है। एनकरेजमेंट ऑफ फ्री डिबेट एंड क्रिटिसिज्म विद इन सोशलिज्म, मतलब फ्री डिबेट की बात करते हैं और क्रिटिसिज्म होना चाहिए सोशलिज्म के अंदर रहकर, सोशलिज्म के खिलाफ नहीं, सोशलिज्म के अंदर रहकर। देखिए यहाँ पे ये उनका जो विचार है, यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन पैदा होती है। द 100 फ्लावर कैंपेन जो होती है, ये याद रखिए 1950, ये पीवाईक्यू में मैच द फॉलोइंग में आ रखा है। द 100 फ्लावर्स कैंपेन 1956 57 में इनवाइटेड इंटेलेक्चुअल टू क्रिटिसाइज द पार्टी, जो पार्टी है ना कम्युनिस्ट पार्टी, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए लोग इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवियों को बुलाया जाता है, उसको 100 फ्लावर कैंपेन कहते हैं। तो देखिए वो क्रिटिसाइज के थ्रू जो लोगों के आइडियाज हैं वो जानना चाहते थे, तो इसलिए ये अपनी स्लोगन देते हैं, लेकिन बाद में अपने ही स्लोगन के वो खिलाफ हो जाते हैं। कैसे? इंचली एम्ड एट इंप्रूविंग गवर्नेंस, गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए लोगों को आइडियाज, एक्सपीरियंस को लेना चाहते थे। बट व्हेन क्रिटिसिज्म, जब क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, इट वाज क्रश ड्यूरिंग द एंटी राइटिस्ट कैंपेन, एंटी राइटिस्ट कैंपेन कहकर इसको क्रश कर दिया जाता है। देखिए पहले तो वो फ्री डिबेट डिस्कशंस की बात करते हैं, लेकिन बाद में उसी मूवमेंट्स को जो है क्रश कर देते हैं। दिस एपिसोड शो माउस कंट्राडिक्टरी स्टांस टुवर्ड्स डिसेंट, तो ये उनका कंट्राडिक्टरी स्टांस देखा जा सकता है। 38 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गोल ऑफ माउस ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो उनका गोल है वो क्या था 1958 में, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
ये जो है सही रहने वाला है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब एक रफ्तार वे में इंडस्ट्रियलाइजेशन को एस्टेब्लिश करना चाइना में, और कलेक्टिविज्म को। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है, जिसका मकसद है ट्रांसफॉर्म चाइना इनटू इंडस्ट्रियल पावर, चाइना को ट्रांसफॉर्म करना इंडस्ट्रियल पावर में, और उसके साथ साथ जो है एक कम्युनिस्ट को डेवलप करना, एबॉलिशिंग प्राइवेट फार्मिंग, जो प्राइवेट फार्मिंग है उसको एबॉलिश करना, और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, जहां पे बैकयार्ड फाइनेंस का मेथड लाया जाता है, फोर्स कलेक्टिविज्म, मतलब लोग मिलकर एक क्या करेंगे, एक बैकवर्ड इलाकों में जो है वो क्या करेंगे, फाइनेंस, जो भट्टियां होती है ना, जहां पे स्टील का जो पैदावार को बढ़ाएंगे। तो जब कॉमन लेवल पे इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, ये बैकयार्ड फाइनेंस जो थ्योरी जो है फेल हो जाता है, क्योंकि जब कॉमन लोग बिना किसी नॉलेज के और मतलब एक कलेक्टिव वे में करेंगे, लेकिन वो पैदावार तो उन्होंने की, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी वो इतनी ज्यादा मीट नहीं कर पाई मार्केट को, तो वो ये जो सक्सेसफुल नहीं रहा। रिजल्ट इकोनॉमिक क्योस एंड फेमाइन आने लगा, मिलियन डाइट्स, और इससे इन्वायरमेंट्स में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ने लगा। तो यहाँ पे कुछ क्यास और फेमाइंस वगैरह देखे जाते हैं, और जहाँ पे काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। डिस्पाइट फेलियर इट रिफ्लेक्टेड माओज यूटोपियन विजन ऑफ मास मोबिलाइजेशन, मासेस को कैसे मोबिलाइज किया जाता, ये उनके इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड आइडिया से समझा जा सकता है। 39 को देखिए, माओज कल्चरल रेवोल्यूशन, माओ के द्वारा जो कल्चरल रेवोल्यूशन लाई जाती है 1966 प्राइमरी, जिसका एम क्या था, चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर 39 का होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है सही है, इलिमिनेट बर्गियस एलिमेंट्स एंड रिवाइव रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, बर्गियस क्लास को इलिमिनेट, खत्म करना, और रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को फिर से पुनर्जागरण करना। माउस लॉन्च जो है कल्चर रेवोल्यूशन को लॉन्च करते हैं, रीजर्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंट कैपिटलिस्ट रिस्टोरेशन, मोबिलाइज यूथ, वो यूथ को कैसे मोबिलाइज करना, अंडर रेड गार्ड्स टू अटैक ओल्ड, रेड गार्ड एक ग्रुप तैयार करते हैं जहां पे यूथ की भर्ती करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, और जहां पे जिसका प्राइमरी मकसद था ओल्ड कल्चर्स को अटैक करना, ओल्ड कस्टम्स को, ओल्ड हैबिट्स, आइडियाज, और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना, ये जो है मकसद था। टारगेटेड ब्यूरोक्रेट इंटेलेक्चुअल्स, इवन कम्युनिस्ट लीडर्स को भी टारगेटेड किया जा रहा था यहाँ पे कल्चर रेवोल्यूशन के अंदर। लीड टू क्यास, वायलेंस एंड परसेशंस, बट इन रीइंफोर्स माओस कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, माओ के स्ट्रांग पर्सनैलिटी होने के कारण बावजूद क्यास के, वायलेंस के, ये सक्सेसफुली इसको कंट्रोल कर लेते हैं। 40 देखिए, माओस अल्टीमेट विजन ऑफ कम्युनिज्म डिफर्ड फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म से जो मार्क्स का जो कम्युनिज्म का विजन है वो कैसे अलग है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो है वो सही है। देखिए माओ जो है वो किसकी बात करते हैं, रूलर्स बेस्ड रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल की बात करेंगे, जबकि ऑर्थोडॉक्स मार्क्स जो है वो इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोसाइटीज की बात करेंगे। वहां से मार्क्स और लेनिन जो है अर्बन वर्किंग क्लास की को एम्फेसाइज करते हैं, जबकि माओ जो है पीजेंट्स को और प्रोटेक्टेड पीपल वार्स का आइडिया देते हैं। दिस मेड माओइज्म एट अ थर्ड स्टेज ऑफ मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, ये थर्ड स्टेज मानी जाती है, पहले मार्क्सिज्म, फिर उसके बाद लेनिनिज्म, और इसके बाद जो है वो माओइज्म। इंस्पायर्ड मूवमेंट्स लाइक इन रशिया, सॉरी एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, जहां पे वो एंटी कॉलोनियल लिबरलाइजेशन के लिए इस माओइज्म की आइडियोलॉजीज को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट थिंकर हीगल्स को देख लेते हैं। हीगल्स के आइडिया को अब हम कवर करते हैं। हमने अभी तक 40 क्वेश्चन कर लिए, तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस जो एमसीक्यूज की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए देखिए हीगल्स, क्वेश्चन नंबर 41, हीगल फिलॉसफी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, हीगल की फिलॉसफी को हम बेस्ट डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, बताइए क्या कहती है हीगल की फिलॉसफी, किसके ऊपर फोकस करती है, एम्फेसाइज किसके ऊपर है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो है सही रहने वाला, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के ऊपर फोकस करती है। इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का मतलब होता है वेयर आइडियाज ड्राइव हिस्ट्री चेंज, जो हिस्टोरिकल चेंजेस हो रही हैं वहां पे आइडियाज बेस होता है, नॉट मटेरियल फोर्स। हिज डायलेक्टिकल मूव्स थ्रू द ट्रेडिक प्रोसेस, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, मार्क्स को इसी को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उसमें वो मैटर को जो है सेंटर मानते हैं।
अनलाइक इंपेरिसिस्ट के ऊपर किसका फोकस होता है? इंपेरिसिस्ट जो है वो एम्फेसाइज ऑब्जर्वेशन के ऊपर, जो हमारी सेंसेस एक्सपीरियंसेस है उसके थ्रू जो है हम चेंज को एक्सपीरियंस करते हैं और चेंज को लाते हैं। एंड पॉजिटिविस्ट लाइक कॉम्टे, पॉजिटिविस्ट थिंकर जैसे कॉम्टे हो गया, हु फोकस ऑन साइंस, जो साइंस के ऊपर फोकस करते हैं। हीगल एम्फेसाइज रीजन, एब्सोल्यूट स्पिरिट एंड द अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल वर्क? इनमें से कौन सा वर्क जो है हीगल का एक महत्वपूर्ण वर्क है? तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला। फिलॉसफी ऑफ राइट्स जो है लिवाइथन, आपको बताइए हॉब्स का क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये इमैनुअल कांट का है। और उसके बाद जो है स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये किसका है? ये मोंटेस्क्यू का। तो चलिए देखिए, हाँ हीगल जो है फिलॉसफी ऑफ राइट इन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, वर्किंग पॉलिटिकल थ्योरी, इट डील विद द लॉ, मोरालिटी, फैमिली एंड सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट। ये इन सभी जो इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है, सिविल सोसाइटी, स्टेट, और उसके साथ साथ लॉ, मोरालिटी और फैमिली को लेकर क्या कंसेप्ट है ये यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इथिकल लाइफ। जो हमारी इथिकल लाइफ है उसका हाईएस्ट एक्सप्रेशन, जो हाईएस्ट पर्पस है वो सॉरी हाईएस्ट स्टेट एंड द रिलाइजेशन द फ्रीडम इन द कंक्रीट फॉर्म। फ्रीडम को एंजॉय करना, रियलाइज करना इन अ कंक्रीट फॉर्म। अकॉर्डिंग टू हीगल फ्रीडम इज रियलाइज। फ्रीडम कैसे रियलाइज होगी, कब हम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, इन द रेशनल स्टेट। जो एक रेशनल स्टेट होगी, तर्क संगत राज्य होगा, जो रेशन को यूज करके अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। इन द हायर इथिकल ऑर्डर, रेशनल विल इज द हायर इथिकल ऑर्डर, जहां पे दिस इज अचीव ओनली द स्टेट, जहां पे स्टेट में ही अचीव कर सकते हैं। स्टेट जो है यूनिवर्सल रीजन को सामने लाती है। ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ एटमिस्टिक इंडिविजुअल। एक एटमिस्टिक इंडिविजुअल मतलब एक अलग रह के एक सेपरेटेड इंडिविजुअल ओवर आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं। जैसे लाक कहते हैं, जो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, व्यक्तिवाद की के ऊपर फोकस करते हैं, यहाँ पे उसको रिजेक्ट करते हैं। स्ट्रेट द फ्रीडम इज रियलाइज कोलेक्टिवली इन इथिकल लाइफ। फ्रीडम को हम इथिकल लाइफ में ही एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करके, अपने जो मॉरल ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करके, चाहे वो फैमिली, सिविल सोसाइटी या फिर स्टेट, हम इनमें फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखिए, हीगल्स फेमस डायरेक्टिव इज, क्या स्लोगन है उनका फेमस, बताइए। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो अवस्था है, द स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। तो वो स्टेट को सबसे ऊपर मानते हैं, यूनिवर्सल रीजन को जो है वो क्या करती है, शो करती है। मतलब कहने का है कि यूनिवर्सल जो रीजन है वो फाउंड होता है किसमें, पाया जाता है स्टेट में, इसलिए स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये मैकियावेली कहते हैं ह्यूमन नेचर को लेकर। एंड द स्टेट, ये तो आपको पता चला, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इज इन चेन, ये तो इजी आपको पता होगा। किसने कहा है ये रूजो के द्वारा कहा गया। और उसके बाद पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, ये किसके द्वारा कहा गया है? जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, देखिए आपकी नॉलेज कैसे कितनी है। चलिए, हाँ एथिकल स्पिरिट एंड यूनिवर्सल रीजन को एम्बॉडीमेंट करती है कौन? स्टेट। ही फेमसली डिस्क्राइब्ड एज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। ये पीवाईक्यूज में पूछ रखा है, ठीक है। तो जो स्टेट है वो प्रायर टू एंड हायर देन इंडिविजुअल, हायर से ऊपर है, सॉरी इंडिविजुअल से ऊपर है और उसके परे है, सो सुपीरियर मानते हैं। 45, हीगल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म सॉरी मेथड इन्फ्लुएंस मोस्ट डायरेक्टली विच थिंकर। हीगल का जो डायलेक्टिकल मेथड है वो किस थिंकर को इन्फ्लुएंस करता है? चलिए राइट आंसर बताइए, इजी है, अब तक हमने इसको काफी बार डिस्कशन कर लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला। कार्ल मार्क्स के को काफी ज्यादा प्रभावित करती है और कार्ल मार्क्स इसी को ही अपने आइडियाज को थोड़ा सा रिफॉर्म करके अपना आइडिया देते हैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं कौन? कार्ल मार्क्स। और जबकि हीगल जो है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हीगल्स इथिकल लाइफ। हीगल की जो इथिकल लाइफ है उसमें इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो ये तो अभी आपने देखा, देखें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला। इंटरनेशनल लॉ जो है वो इथिकल लाइफ का पार्ट नहीं है। बाकी फैमिली हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया और स्टेट जो है वो तीनों जो है इथिकल लाइफ का पार्ट है। फैमिली किसको शो करता है? यूनिटी ऑफ लव का एक सिंबल है। सिविल सोसाइटी जो है वो सिस्टम्स ऑफ नीड्स
इकोनॉमी एंड लॉ, ठीक है, जहां पे ये चीजें पाई जाती हैं। और स्टेट जो है हाईएस्ट यूनिटी ऑफ यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर विल्स, जो यूनिवर्सल विल है, जो पर्टिकुलर विल है, उनका एक वहां पे यूनिटी होती है किसके बीच में, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर विल वो एक साथ मिलती है। तो इंटरनेशनल लॉ दाउ डिस्कस इन राइटिंग, अपनी राइटिंग में डिस्कस करते हैं, वाज नॉट पार्ट ऑफ एथिकल लाइफ। चलिए 47 को देखिए, फॉर हीगल्स हिस्ट्री इज अनफोल्डिंग ऑफ, हिस्ट्री अनफोल्डिंग किसका है, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहने वाला, एब्सोल्यूट स्पिरिट, संपूर्ण जो भावना है हमारी उसको ही कहते हैं। प्रोग्रेसिव अनफोल्डिंग ऑफ एब्सोल्यूट स्पिरिट एंड द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। हिस्ट्री को क्या मानते हैं, हिस्ट्री को मानते हैं कि प्रोग्रेसिव नेचर है, जो ह्यूमन फ्रीडम को एंजॉय करने, रियलाइज करने के लिए, उसको पाने के लिए जो हमेशा प्रोग्रेस में रहती है। इस स्टेज ऑफ हिस्ट्री रिफ्लेक्ट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस, हर स्टेज में ह्यूमन की जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो बढ़ती है। एंड फॉर हिम वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, प्रोग्रेस इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द फ्रीडम, आजादी को लेकर जो जागरूकता है उसी के प्रोग्रेस को ही तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री कह सकते हैं। 48 हीगल फिलॉसफी इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज, हीगल की जो फिलॉसफी है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्यों, चलिए राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहने वाला, क्यों सही रहने वाला, जस्टिफाइंग अथॉरिटेरियनिज्म, ये अथॉरिटेरियनिज्म को जस्टिफाई करते हैं, कैसे, जो हमारे हीगल है ना उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, आर्गिंग दैट हीगल ग्लोरीफाइज द स्टेट एज अ डिवाइन, स्टेट को वो डिवाइन नेचर मानते हैं और कहते हैं कि जो स्टेट है वो यूनिवर्सल रीजंस को एम्बॉडीमेंट होता है उसका। तो यहाँ पे इज रिजेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी को यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, पेव द वे फॉर द अथॉरिटी, और एब्सोल्यूट पावर देते हैं स्टेट्स को। हीगल हिमसेल्फ एम्फेसाइज द रेशनल स्टेट, पहले तो वो एम्फेसाइज करते हैं कि रेशनल स्टेट होनी चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, नॉट डिक्टेटरशिप। मार्क्स पॉपर एंड अदर लेटर क्रिटिसाइज स्टेट वर्शिप, जो स्टेट को लेकर वो पूजा करते हैं, स्टेट को उच्च दर्जा देते हैं और इंडिविजुअल लिबर्टीज को रिजेक्ट करते हैं, तो इसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। चलिए 49 को देखिए, इन हीगल फिलोसफी सिविल सोसाइटी प्राइमरी रिप्रेजेंट, सिविल सोसाइटी किसको रिप्रेजेंट करती है, चलिए राइट आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी जो सही है, इकोनॉमिक लाइफ एंड प्राइवेट इंटरेस्ट जो है वो क्या है, फिलोसफी है, प्राइमरी फिलोसफी है किसकी, सिविल सोसाइटी की, इकोनॉमिक लाइफ एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। तो कलेक्टिव यूनिवर्सल बिल कहां पे होगी, वो स्टेट में होगी। सिविल सोसाइटी इज द स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, मार्केट्स होगी, कंपटीशन होगा एंड परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा किया जाएगा जो लॉज के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। ये फैमिली से अलग है, फैमिली में क्या होगा, यूनिटी होगी और लव होगा, ये दो जो है स्पिरिट पाई जाएंगी। जबकि स्टेट में क्या होगा, यूनिवर्सल एथिकल लाइफ को फुलफिल किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल रीजन होगा। सिविल सोसाइटी मीडिएट्स बिटवीन, जहां पे एक तरफ लव और यूनिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, खुद के ऊपर, जबकि स्टेट जो है वो क्या करती है, यूनिवर्सल नेचर होती है। तो इनके बीच में जो है काम करता है कौन, इन दोनों को मीडिएट करने का, एक दूसरे में आपस में गैप को फिलफिल करने का काम जो है सिविल सोसाइटी करती है। चलिए 50 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट हीगल हिस्टोरिकल मेथड, हीगल के जो हिस्टोरिकल मेथड को इनमें से कौन सा रिफ्लेक्ट करता है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो सही है, हिस्ट्री इज रैशनल एंड प्रोग्रेसिव, हिस्ट्री क्या है, रैशनल नेचर है, ठीक है, और प्रोग्रेसिव नेचर है। द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल, ये भी पीवाईक्यूज में आ रखा है, कौन सा कोटेशन याद रखिए, द रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। वो हिस्ट्री को टेलियोलॉजिकल प्रोसेस से देखते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम को रियलाइज करने के लिए आगे अग्रसर होती है, एंड थ्रू डायलेक्टिकल प्रोसेस। अनलाइक साइक्लिक थ्योरिस्ट लाइक विको एंड टॉनी वे आर मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्ट डिटर्मिनेंट्स, मार्क्स जैसे जो मटेरियलिज्म की बात करते हैं, हीगल एम्फसाइज रीजन एज द गाइडिंग फोर्स ऑफ द हिस्ट्री, रीजन इज द गाइडिंग फोर्स ऑफ द हिस्ट्री। द रियल इज रैशनल, जो रियल है वो रैशनल है और जो रैशनल है वही रियल है।
ऐसा ईगल स्टेटमेंट देते हैं और ये स्टेटमेंट काफी बार क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है। चलिए आज के हमारे लास्ट थिंकर इमैनुअल कांत को डिस्कस करते हैं, उनके आइडियाज को देखते हैं और इमैनुअल कांत कौन सी आइडियोलॉजीज को फोकस करते हैं, एक एक करके उनके सभी कंसेप्ट को एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। चलिए 51 कांत फिलॉसफी इज प्राइमरली नोन एज, कांत की फिलॉसफी किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, उनकी फिलॉसफी किसके लिए, हम थोड़ा थोड़ा रफ्तार में करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से आंसर दीजिए। सी जो है सही रहने वाला, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। वो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की बात करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी थी। ट्राई टू रिकनसाइल रैशनलिज्म, जो तर्क संगत, जो हमारी सोचने की इंडिविजुअल की शक्ति है, जिसको प्राइमरली फोकस करते हैं कौन? डिस्कार्ड्स, लिबनीज एंड स्पिनोजा जैसे थिंकर जो है इसके ऊपर फोकस करते हैं। और विद एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म को वो एम्पिरिसिज्म के साथ जोड़ते हैं। एम्पिरिसिज्म के साथ बिलोंग करने वाले थिंकर जैसे लॉक, ह्यूम जैसे, बार्कले जैसे थिंकर्स हैं, तो इनको रिकनसाइल करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स अप करते हैं और अपने आइडियाज देते हैं। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का, ही आर्ग्यूज दैट नॉलेज बिगेन विद एक्सपीरियंस बट डज नॉट अराइज सोली फ्रॉम, नॉलेज एक्सपीरियंसेस से होती है लेकिन वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस से उसके बेस पे नहीं होती। देखिए जो तो हम जानते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, जिनके बारे में सुन रखा है, जिनके देख रखा है, उसके बारे तो मान्य नॉलेज है, ये कुछ है जो अभी तक इस संसार में खोजा ही नहीं गया, जो अभी अब हमारे जो हमारे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एग्जिस्टेंस तो वो कर रहा है ना जो चीजें। देखिए धीरे धीरे नई नई रिसर्च होती है, तो क्या वो जो चीज रिसर्च हो रही है, जिनके बारे में खोज हो रही है, ये चीज है, तो क्या उससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं करती? वो एग्जिस्ट करती है लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो इसका मतलब जो एक्सपीरियंस है वो एक नॉलेज का सोर्स होता है, लेकिन अल्टीमेटली सोर्स एब्सोल्यूट सोर्स नहीं होता है। इसके परे कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो ट्रांसेंडेंटल इन नेचर होती हैं, जो ह्यूमन के सोच से परे होती हैं। तो वो इस तरीके के आइडियाज को देते हैं इमैनुअल कांत। His philosophy is called transcendental idealism because he held that human knowledge is shaped by the mind's categories and the structures, space, time, and causality, which are a prior condition of the experience. Space, time और causality जैसी चीजें जो है ये फोकस करती हैं, ये एक प्रायर कंडीशन है जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को बिल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर, आप याद रखिए फेमस स्टेटमेंट, थॉट्स विदाउट कंटेंट्स आर एमिटी। थॉट्स विदाउट कंटेंट आर एमिटी, जो हमारे थॉट्स है ना वो कंटेंट के बिना एमिटी हैं। तो कंटेंट कहां से आता है? हमें एक्सपीरियंसेस के थ्रू से आता है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस विदाउट कंसेप्ट्स आर ब्लाइंड, जिन इंस्टीट्यूशन के पास कंसेप्ट नहीं होता वो ब्लाइंड इन नेचर होते हैं। तो ये यहाँ पे रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को मिक्सअप करते हैं। 52 देखिए, इन विच वर्क डिड कांट एक्सप्लेन इज थ्योरी ऑफ नॉलेज। वो अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज को डिस्कस करते हैं, उनके फेमस वर्क को आप बताना यहाँ पे। तो चलिए राइट आंसर बताइए। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन उनकी एक फेमस किताब है जहां पे वो इस आइडियाज को डिस्कस करते हैं, जो पब्लिश होती है 1781 में। और ही एनालाइज हाउ नॉलेज इज पॉसिबल एंड डिस्टिंग बिटवीन, और नॉलेज कैसे पॉसिबल है, नॉलेज कितनी प्रकार की है, फिनोमिना, थिंग्स इज एज दे अपीयर टू अस। जो नॉलेजेबल है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम अपने सेंसेस के थ्रू जो है जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉलेजेबल। और न्यूमिनिया, थिंग्स इन देमसेल्फ, जो थिंग्स अपने आप में है, और वो जो अननोएबल, जिनको अभी, जिनके बारे में अभी हमें नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। He introduced the distinction between a prior and a posteriori knowledge and an analytical and synthetical judgment, leading to his theory of synthetic a priori judgment. तो ये उनका कंसेप्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको देखेंगे। दिस बुक रेवोल्यूशनाइज वेस्टर्न फिलोसफी, आ कॉपरनिकस रेवोल्यूशन इन थॉट। चलिए 53 को देखिए। कांत इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सिंथेटिक ऑफ प्रायर जजमेंट, विच इज एन एग्जांपल। इनमें से कौन सी एग्जांपल इसकी हो सकती है? ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, द सन विल अराइज टुमारो, 7 + 5 इज इक्वल टू 12, द टेबल इज ड्रॉ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, आराम से वीडियो को पास कीजिए और अच्छे से सोचिए आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही है। आइए देखते हैं सी क्यों सही है। सिंथेटिक ऑफ प्रायर जजमेंट क्या होता है, आइए इस कंसेप्ट को देखते हैं। एनालिटिकल कुछ जजमेंट्स जो है, कुछ हमारे जो
जो जजमेंट होती है ना, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा बिलीफ होता है, वो एनालिटिकल इन नेचर होता है। एनालिटिकल कैसे होता है? जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर, जो जहां पे प्रेडिकेट इज कंटेंट इन द सब्जेक्ट, जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट में ही दिया जा सके, हम सब्जेक्ट को देख के ही प्रेडिकेट को जज कर सकते हैं। जैसे ऑल बैचलर की बात हो रही है, तो ऑल बैचलर क्या हो गया? मतलब जितने कुंवारे हैं, सब कुंवारे हैं। तो जब सब कुंवारे हैं तो मतलब उनकी शादी नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। तो यहाँ ऑल बैचलर को देखकर ही हमें अनमैरिड ना भी हो तो हमें सब्जेक्ट के बारे में ज्ञात हो जाता है। नो ना प्रायरी, ये उसको बोलते हैं प्रायरर। सिंथेटिक जजमेंट कौन सी होती है? जहां पे कुछ कुछ मतलब एक दूसरे को लिंक करके, जहां पे प्रेडिकेट ऐड न्यू नॉलेज, जहां पे प्रेडिकेट क्या करते हैं, नई नॉलेज को एडिकेट करते हैं। जैसे द टेबल, टेबल को जब टेबल के बारे में द टेबल सुना तो आपने, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ गई टेबल की, ठीक है, क्योंकि प्राइवर कंटेंट आपके था, एक्सपीरियंस आपके पास था, ठीक है। द टेबल तो आपको समझ आ गया। टेबल इज ब्राउन, ये फर्दर उस नॉलेज को एनहेंस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पोस्टरियरी, ठीक है, पोस्टरियरी। तो उसके बाद देखना है आपको सिंथेटिक और प्रायरी जजमेंट कौन सी होगी, बोथ नेसेसरी, जहां पे सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट को भी बता रहा है, और दूसरी तरफ प्रेडिकेट जो है वो ऐड भी कर रहा है नॉलेज को, नई नॉलेज को। ज्योमेट्री शॉर्ट एज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एग्जांपल के तौर पर कांट आर्ग्यू दैट, जो 7+5 की एग्जांपल है ना, वहां पे देखिए 7+5 में क्या हो रहा है, 7 है, आपको नॉलेज है कि 7 1 2 में आता है, उसको प्लस कर रहे हैं, ये भी आ गया, ठीक है। और 5, जब 5 करेंगे तो ये 12 आएगा। 7 और 5 खाली लिख दो, तो क्या आपको इससे पता चल रहा है सब्जेक्ट से? हाँ, प्रेडिकेट के बारे में पता चल रहा है, पहले से पता 7+12 होता है, लेकिन उससे एक नई नॉलेज भी डेवलप हो रही है। 54, व्हाट इज कांस व्यूज ऑन मॉरलिटी? कांत के मॉरलिटी को लेकर क्या विचार थे, बताइए। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और सीधा कंसेप्ट ही पूछा जाता है एग्जाम में, एज इट इज काफी बार मैंने देखा मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। उनका जो कैटेगरिकल एम्पेरेटिव जो कंसेप्ट है, जो मॉरलिटी को लेकर, वो राइट आंसर है। यहाँ पे कैटेगरिकल इंपेरेटिव क्या होता है, कांट फिलॉसफी इज डियोंटोलॉजिकल, जो ड्यूटी बेस्ड है। वो कहते हैं कि हिज की कंसेप्ट जो कैटेगरिकल इंपेरेटिव, अ यूनिवर्सल मॉरल लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल रेशन बीइंग्स, जितने भी जो उनका जो एक ऐसे मॉरल लॉज होने चाहिए स्टेट में, जो सभी रेशनल बीइंग्स के ऊपर इंप्लीमेंट होने चाहिए, क्योंकि जो स्टेट है वो क्या करती है, वो यूनिवर्सल रीजन का ही तो एक संग्रह है। एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिमा वेयर बाय यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकेम अ यूनिवर्सल लॉ। आप उन मैक्सिमास पे काम करो जिनको आप मान लो कि वो मतलब संसार के लिए कानून होने चाहिए। जो जो आप कर रहे हो ना, वो आप मान के चलो कि वो आप चाहते हो कि दुनिया भी ऐसा करे, इन लॉज को, इन यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करे, वो ड्यूटी बेस्ड है। तो ऐसा कोई काम ना करो जो आप चाहते हो कि आपके साथ वैसा ना हो। एक्ट इन सच अ वे दैट यू ट्रीट ह्यूमैनिटी, आप ट्रीट ह्यूमैनिटी को ट्रीट करो, वेदर इट इज योरसेल्फ और इन अदर्स, ऑलवेज एन एंड एंड नेवर मेयर एज। आप ह्यूमैनिटी को अल्टीमेटली एंड मानिए, अल्टीमेटली गोल ऑफ लाइफ मानिए। मॉरलिटी इज नॉट अबाउट कॉन्शियस कंसिक्वेंसेस। मॉरलिटी सिर्फ ये नहीं है कि रिजल्ट क्या आ रहा है ना, वो प्रोसेस के ऊपर ही फोकस करते हैं, जो मतलब मीन्स जस्टिफाई द एंड यहाँ पे अप्लाई होता है। अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म, ये यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट थे। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट की बात, मैक्सिमाइजेशन ऑफ की बात होती है, बट अबाउट एक्टिंग फ्रॉम ड्यूटी एंड गुडविल, मतलब जो अभी आपका कर्तव्य या कार्य है उसको सही इच्छा से करना, यही कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कॉन्सेप्ट कहलाता है। इन कांस फिलॉसफी व्हाट इज द बेसिस ऑफ जस्ट स्टेट? जस्ट स्टेट का क्या बेस होना चाहिए? तो चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी जो है वो सही रहने वाला है। ये बेस होना चाहिए किसका? एक जस्ट स्टेट का। कांत कहते हैं कि जो फ्रीडम है इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, द एबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रेशनल सेल्फ लेजिस्लेशन, जो खुद के द्वारा बनाए गए लेजिस्लेशन है उनको फॉलो कर सके। द स्टेट मस्ट जनरेट एक्सटर्नल फ्रीडम थ्रू जस्ट लॉस,
जस्ट लॉज के थ्रू जो है वो एक्सटर्नल फ्रीडम को भी मेंटेन कर सके, मतलब किसी दूसरे का कंट्रोल, दूसरे नेशंस का, दूसरी स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। ही सपोर्ट्स रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे, और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इन सभी फीचर्स के ऊपर फोकस करते हैं। ही इज अगेंस्ट बोथ डिस्पोटिज्म एंड एनार्किज्म, एनार्किज्म और डिस्पोटिज्म दोनों के खिलाफ थे। और द स्टेट लेजिटिमेसी रेस्ट ऑन द एबिलिटी टू एंश्योर फ्रीडम कैपेबिलिटी विद इक्वल फ्रीडम ऑफ ऑल, अपनी फ्रीडम को भी बनाए रखना और दूसरों की फ्रीडम को भी एंश्योर करवाना, मतलब दूसरों के ऊपर जो है अटैक नहीं करना और उनके जो है उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना, यहाँ पे कह रहे हैं। तो इनके आइडियाज को यूज किया जाता था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। कांस बुक परपेचुअल पीस 1795 इज सिग्निफाइड फॉर विच रीजन, परपेचुअल पीस किताब जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, रोल है। तो इसका क्या मतलब है, किसको सिग्निफाई करती है? तो राइट आंसर चुनिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, एडवोकेट फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स, मतलब फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, स्टेट्स का एक संघ होना चाहिए जहां पे उनकी स्वायत्तता होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इन परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच, कांत आउटलाइन प्रिंसिपल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, ये अक्सर एग्जाम में पीवाईक्यूज में पूछ रखी है। तो प्रपोजल इंक्लूड्स रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट में रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए जो रूल करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ। फेडरेशंस, जहां पे क्या होना चाहिए, वर्ल्ड फेडरेशंस, एक समूह होना चाहिए स्टेट्स का, ना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि फ्री स्टेट्स हो सके और वार्स को प्रिवेंट किया जा सके। कॉस्मोपॉलिटिशियन लॉ होने चाहिए जो यूनिवर्सल हॉस्टिलिटी को प्रमोट करे, वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसे यूनिवर्सल लॉज होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जाना चाहिए, जिससे हॉस्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके, एक दूसरे के बीच में जो है पीस को मेंटेन किया जा सके। और दिस इन्फ्लुएंस मॉडर्न आइडियाज, जो मॉडर्न आइडियाज है ना, इंटरनेशनल लॉ, डेमोक्रेसी प्रमोशन एंड इंस्टीट्यूशन लाइक लीग ऑफ नेशन एंड यूनाइटेड नेशन, इन सभी के एस्टेब्लिशमेंट जो है इन आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया है, जो मॉडर्न आइडियाज है। किसने? जो कांत के आइडिया परपेचुअल पीस ने। चलिए 57 को देखिए। कांत कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ विल मींस, ऑटोनॉमी ऑफ विल का क्या मतलब है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहने वाले, सेल्फ रेगुलेशन होना, सेल्फ लेजिस्लेशन में खुद के बनाए कानून होने चाहिए जो रैशनल इन नेचर होने चाहिए और बेस्ड ऑन द मोरालिटी होने चाहिए। ऑटोनॉमी होनी चाहिए ताकि वो खुद के डिसीजंस, खुद के फैसले, खुद के कानून बना सके। और ट्रू फ्रीडम इज नॉट डूइंग व्हाट वन डिजायर, ट्रू फ्रीडम इसमें नहीं है कि जो कोई चाहो वही कर लो, ऐसा नहीं है, बट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रीजन एंड ड्यूटी, रीजन तर्क के साथ और अपने जो कर्तव्य है उनको पालन करना ही इसको फ्रीडम कहते हैं। अपोजिट ऑफ हेट्रोमोनी वेयर वंस विल इज गाइडेड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो दूसरों के इन्फ्लुएंस से गाइडेड होती है, डिजायर, कमांड एंड यूटिलिटी। हेट्रोनॉमी के अलग ऑटोनॉमी होनी चाहिए। दिस इज सेंट्रल टू कांट्स मॉरल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए 58 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कांत आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट, जो कांत का आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट है वो किसको फोकस करता है, डिस्क्राइब करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 58 का राइट आंसर होगा बी जो है वो सही है, फ्रीडम टू यूज रीजन पब्लिकली, रीजन को यूज करना पब्लिकली। इन ऐसे व्हाट इज एनलाइटमेंट, परपेचुअल पीस उनकी इंपॉर्टेंट किताब है, हमने देख ली है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये उनकी किताब है, देखिए उनकी बुक्स भी हमने यहाँ पे आपको याद करवा दी है। तो व्हाट इज एनलाइटमेंट, ये 1784 में कांत डिफाइन करते हैं एनलाइटमेंट क्या, ज्ञान प्राप्ति क्या, मैन इमर्जेंस फ्रॉम हिज सेल्फ इनकर्ड इमेच्योरिटी, अपनी जो इमेच्योरिटी है उससे बाहर आना, उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। मोटो क्या, डेयर टू नो, मतलब इच्छा रखना जानने की, ज्ञान को प्राप्त करना। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट यूज ऑफ रीजन, प्राइवेट यूज ऑफ रीजन को वो ये अलग करते हैं, विद इन वंस रोल सोल्जर ओबेज ऑर्डर्स, और जो एक होता है प्राइवेट रीजन, एक होता है पब्लिक, जो स्कॉलर यूज करते हैं फिलिंग एक्सप्लेनिंग व्यूज को यूज करने के लिए, जो दूसरों को इंपैक्ट डालता है उसको पब्लिक रीजन कहते हैं। एनलाइटमेंट रिक्वायर्ड फ्री एंड पब्लिक यूज ऑफ रीजन, फ्री होना चाहिए जहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए,
और जहां पे क्या होना चाहिए, पब्लिक यूज ऑफ रीजंस होना चाहिए, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके विदाउट फियर, कंसेंट डेवलप कर पाए। चलिए 59 को देखिए, कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोमिना एंड न्यूमिना, मीन्स जो दो प्रोसेस है इनको अलग करते हैं, दो प्रकार की नॉलेज को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ये तो पता होगा, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, वी नो अपीयरेंस नॉट थिंग्स इन देमसेल्फ। वी नो अपीयरेंस मतलब सेंसेस एक्सपीरियंस का यूज करके जो करते हैं उसको फिनोमेना कहते हैं, और दूसरी तरफ वर्ल्ड एज एक्सपीरियंस बाय अस थ्रू सेंसेस, जो सेंसेस का इस्तेमाल करके करते हैं उसको बोलते हैं, या फिर माइंड्स कैटेगरी स्पेस टाइम एंड कैजुअलिटी का यूज करके इसको फिनोमेना कहते हैं, और न्यूमोना कहते हैं थिंग्स इन इटसेल्फ, रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ परसेप्शन एंड अननोएबल। जो रियलिटी है वो हमारी परसेप्शन से परे है, हमारी सोच से परे है, जो अननोएबल है, जो उसको जिसका भी ज्ञान नहीं है हमें, थिंग्स इन इटसेल्फ उसको कहते हैं। ह्यूमन नॉलेज इज लिमिटेड टू फिनोमेना, दिस डिस्टिंक्शन इज सेंट्रल टू द कांट एपिस्टेमोलॉजी, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसका ये बेस है। चलिए 60 को देखिए, ये आज का लास्ट एमसीक्यू है, कांट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल थॉट इज मोस्ट विजिबल इन, कहां पे उसका थॉट जो विजिबल है, किस पॉलिटिकल थॉट में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा सही रहने वाला है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहने वाला। जर्मन आइडियलिज्म का वो भी स्टेट्स को ऊपर मानते हैं, ड्यूटीज को फोकस करते हैं। कॉस्मोपोलिटिशियंस का यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस रहता है, जो वर्ल्ड में आज की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एस्टेब्लिश किए गए यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो अपनी थ्योरी पे बुक किताब जो है परपेचुअल पीस में आइडियाज देते हैं, वर्ल्ड में कैसे पीस को मेंटेन करना, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, ना कि यूनिवर्सल गवर्नमेंट होना चाहिए। कहाँ जर्मन आइडियलिस्ट जैसे हीगल, शेलिंग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उनका मेटाफिजिक्स आइडियाज है, तो आइडियाज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैटर, हिज मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इन्फ्लुएंस रॉल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ह्यूमन राइट्स थ्योरीज, परपेचुअल पीस जो कॉस्मोपोलिटिनिज्म को फोकस करते हैं, इसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस और इस चीज से प्रभावित होते हैं, और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी देते हैं, वर्ल्ड में कैसे पीस लाया जा सके, वर्ल्ड में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, स्टेट्स की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो यहां से जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है सीधे सीधे फ्रेम किए जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज के सॉरी मैच द फॉलोइंग में पूछे जाएं, या फिर और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको टफ करके दूसरे थिंकर्स के साथ मिक्स अप करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एक एक करके सभी थिंकर्स को, उनके सभी था आइडियाज को बड़े आराम से, बड़े ध्यानपूर्वक जो है इस क्लास में डिस्कस किया है। तो आई होप वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर रहने वाली है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को और एज वेल एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को। दो पार्ट्स में हम उनको करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टिल नेक्स्ट वीडियो।